छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। मैं मुकेश एक और बार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मनपसंद चैनल में। हाँ जी दोस्तों, आपने जैसा कि थंबनेल देख ही लिया, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और होना भी चाहिए क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो भी बड़े इंटरेस्टिंग है। सो जहां पे टॉपिक और गेस्ट अगर दोनों इंटरेस्टिंग मिल जाए ना तो डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है। हाँ जी दोस्तों, तो चलिए, ये जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया क्या कर रहा है, टेक्नोलॉजी कहाँ बढ़ चुकी है, उसके बारे में भी तो कोई होना चाहिए ना जो समझाए हमें अच्छे से। तो बहुत ही रिक्वेस्ट के बाद सर अपीयर हो रहे हैं एंड ही हैज अ मैसिव नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट। वो कैसे क्या करते हैं, क्या एनालिसिस है, किस तरीके से क्या चीज करते हैं, क्या क्या दिक्कतें उन्हें इनिशियली आई और अब वो कैसे सक्सेसफुल हुए, सारी चीजें हम कवर करेंगे बट थोड़ा थोड़ा करके। सब्र रखिए और सीखते रहिए। तो चलिए सुनते हैं एक सक्सेसफुल क्रिप्टो इन्वेस्टर की कहानी, उन्हीं की जुबानी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अमित सर कि फाइनली आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने माइलस्टोन अचीव कर लिया कि आप हमारे चैनल पे आ गए। सर बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रेडिंग कम्युनिटी, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया, हर जगह से मैं सारे वो चीज बिटोर के लाके मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूँ। धन्यवाद सर कि फाइनली यू अपीयर्ड इन माय पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच सर। कैसे हैं आप? थैंक यू मुकेश। थैंक यू मुकेश। बहुत बढ़िया है और आई एम सॉरी एक्चुअली बिकॉज काफी टाइम से हम लोगों का ये प्लान हो रहा था, बट ड्यू टू सम बिकॉज फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग था और आजकल मार्केट भी थोड़ा परफॉर्म नहीं कर पा रही है ना, आफ्टर अदानी सागा और इसके बाद फिर अमेरिकन बैंकिंग में जो क्राइसिस आई है, तो उसके बाद से फिर तो टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। सो दैट्स व्हाई, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, फॉर दिस डिले। यस। नहीं नहीं नहीं, बढ़िया। तो मैं टिपिकल ये एमबी। बता दूं, अमित सर जो हमारे हैं कानपुर से हैं और आज आप सुनेंगे जीएफजी, कानपुरिया लैंग्वेज में। तैयार है सर? बिल्कुल सही है। आप लोग जीएफजी गूगल कर लीजिए क्या होता है। ठीक है। तो चलिए, चलिए सर, तो शुरुआत करते हैं और मैं ये जानना चाहूंगा कि एक्चुअली आज का जो टॉपिक है कंप्लीटली एक हम्म। नया टॉपिक है। अभी तक मैंने किसी का इंटरव्यू इस टॉपिक पे नहीं लिया है। ओके। आपके लिए ये भले ये चीज पुराना है बिकॉज आप बहुत दिनों से ट्रैक भी कर रहे हो, फॉलो भी कर रहे हो, विच इज ऑल टुगेदर डिफरेंट सेगमेंट। तो मैं ये चाह रहा था कि यार शुरुआत करें तो किसी ऐसे से करें जिसके पास, जिसके सामने गूगल और चैट जीपीटी भी फेल है। सो आई ऑप्टेड यू, तभी मैंने इतने महीने वेट भी किया एंड आई होप हमारे व्यूअर्स को भी बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए, कुछ चलो। नई कुछ पुराने बातें भी करेंगे और लेट्स स्टार्ट। तो क्या हम शुरू करें? बिल्कुल बिल्कुल मुकेश, चलो स्टार्ट वेरी करते हैं गुड। तो और धीरे अमित धीरे सर, कन्वर्सेशन सबसे आगे पहले आप बढ़ाते हैं। मुझे ये बताएं कि आप स्टॉक मार्केट से क्रिप्टो करेंसी, यस, आज का जो टॉपिक है मैंने क्रिप्टो करेंसी पे रखा है, तो स्टॉक मार्केट से आप क्रिप्टो करेंसी पे क्यों शिफ्ट हो गए? वाई क्रिप्टो करेंसी, उसका फ्यूचर क्या दिखता है, ये सब हम डिस्कशन करेंगे। बट सबसे पहले आप अपना बैकग्राउंड थोड़ा सा ग्लिम्स दे दें हमारे व्यूअर्स तो अभी जो हम लोग की बात हो रही थी, तो मैंने वही बताया कि मैं पूरी तरीके से शिफ्ट नहीं हुआ हूँ। बाकी जो डिफरेंट एसेट क्लास है, इक्विटी है, क्रिप्टो है, डेट है, कमोडिटी है, सारे एसेट क्लास में मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। सो माय बैकग्राउंड, एज फार एज माय बैकग्राउंड इज कंसर्न, तो मैं एमबीए फाइनेंस हूँ। एमएससी मैथमेटिक्स, देन एमबीए फाइनेंस एंड देन, तो एमबीए फाइनेंस मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया और इसके बाद 2005 में मैं दिल्ली आ गया। तो दिल्ली में स्टार्टेड माय करियर एज एन इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। तो एक लिस्टेड कंपनी से मैंने शुरुआत की अपनी, तो वहां पर मैं इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट था। इसके बाद फिर उतने समय सब प्राइम क्राइसिस आ गया 2007 में। सो सो एट दैट टाइम आई वाज ट्रैकिंग मीडिया एंटरटेनमेंट सेक्टर, दैट वाज वन ऑफ द सेक्टर आई ट्रैक्ड एट दैट टाइम। तो जब मैं वो कर रहा था तो आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद वन मीडिया कंसल्टेंसी कंपनी। तो मीडिया कंसल्टेंसी कंपनी में मैं एज ए फाइनेंशियल एनालिस्ट चला गया। तो वो मीडिया कंसल्टेंसी कंपनी एक्चुअल में क्या करती थी, सो दे वर स्पेशलाइज्ड इन लॉन्चिंग द चैनल्स, न्यूज ओके। चैनल, नॉन न्यूज चैनल, उनको लॉन्च करते थे। हम्म। तो हम लोगों ने काफी चैनल उसमें लॉन्च करवाए। तो एक साल में वहां पे रहा, तो वहां पर आई वर्क एज ए फाइनेंशियल एनालिस्ट। इसके बाद फिर एक लिस्टेड कंपनी थी बासमती राइस की, काफी बड़ी एट दैट टाइम, काफी बड़ी कंपनी हुआ करती थी। वहां पर मैं सीनियर बिजनेस एनालिस्ट था। तो वहां पर मैं गया। वहां से फिर मैं एस्कॉर्ट्स म्यूचुअल फंड में आया। तो वहां पर मैं उनका पोर्टफोलियो मैनेज करता था। तो मतलब
मैं ज्वाइन तो वहाँ पर इक्विटी रिसर्च हेड के रूप में किया था, फिर वहाँ पे मैं डेट फंड भी देखा, फिर इसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का हेड भी था, और इसके बाद फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का भी मैंने डिवीजन जो हेड किया था। और अभी पिछले 7-8 सालों से एक फैमिली ऑफिस फंड है दिल्ली बेस्ड, तो उसको मैं मैनेज कर रहा हूँ, एंड इट्स ए डिसेंट साइज फंड। तो दैट्स माय जर्नी टुवर्ड्स माय प्रोफेशनल करियर। और एज फार एज क्रिप्टो इज कंसर्न, सो क्रिप्टो में मैं 2016 से एसोसिएट हुआ था। सो क्रिप्टो में लाने वाले हमारे फ्रेंड थे, तो एट दैट टाइम क्रिप्टो में ये एमएलएम टाइप चीज ज्यादा चलती है, मल्टी लेवल मार्केटिंग टाइप चीजें चलती है, लोग छिपाने के चक्कर में रहते हैं कि ये कॉइन है, वो कॉइन है, आप ले लो। तो उसी तरीके का एक कॉइन हुआ करता था, उसका नाम था वन कॉइन। तो वन कॉइन का अगर आप देखोगे तो एक लेडी थी बुल्गारिया की, तो वो उनका मोस्ट फिजिलिटी लिस्ट में नाम आता है, जो क्या नाम है, यूएस की जो एजेंसी है, तो वो उसको रखती है। तो वो वन कॉइन उतने समय काफी चल रहा था। तो वन कॉइन वाज एमएलएम स्कीम, जहां पर कि वही एमएलएम वाला होता था कि आपको पिरामिड का स्ट्रक्चर हुआ करता था, कि जिसमें आप अगर दूसरों को वो कॉइन सब करवाते हो, सब्सक्राइब करवाते हो, परचेज करवाते हो, तो उसका एक सर्टेन पार्ट यू विल बी रिसीविंग, और इस तरीके से एक चेन बनती चली जाती थी कि आपके नीचे 2, 2 के नीचे 4, 4 के नीचे 8, इस तरीके से प्रोसेस हुआ करता था। तो मेरे जो फ्रेंड थे, तो उन्होंने अपने किसी अपलाइन वाले को मिलवाया कि उन्होंने कहा साहब इन्होंने हमें बनाया है और आप भी आओ। तो मैं भी वहां पे गया। तो दैट वाज द फर्स्ट इंसिडेंट जहां पर कि मुझे बिटकॉइन के बारे में कुछ पता लगा कि यार कुछ होता है, मतलब कुछ डिसेंट्रलाइज्ड कॉइन है। उसने बोला कि इट्स ए फ्यूचर, और ये जो है पूरी दुनिया में तहलका मचा देगा, और इस तरीके का कॉइन है। और सरप्राइजिंगली 2016 में, बिकॉज ये करेंसी 2009 में लॉन्च हुई थी, 10 में, तो 2010 से लेके 12-13 तक इसको कोई पूछता भी नहीं था। 16 में धीरे धीरे इसका जो है क्रेज बढ़ना शुरू हुआ था। यानी जब मैंने अपना पहला बिटकॉइन लिया था, तब उतने समय बिटकॉइन का रेट था 67,000 इंडियन रुपीज। तो 67,000 रुपीज का पहला बिटकॉइन आई बॉट एट दैट टाइम। वो भी इसलिए किया था क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको पहले बिटकॉइन खरीदना था, उस बिटकॉइन से वो कॉइन में कन्वर्ट होता था, और इसके बाद आपका, तो इसलिए उसके लिए आपके लिए नेसेसिटी थी कि आपको कहीं ना कहीं से आपको बिटकॉइन लेना है, वो बिटकॉइन वहां पर उसको डिपॉजिट करना, उसके अगेंस्ट में वो सर्टेन जो आपको वन कॉइन है वो आपको देते थे। तो वो एक इस तरीके का इनका एक स्ट्रक्चर था। तो वहां से, तो पहली बार जब मैं उनकी एक मीटिंग में गया, एक होटल में इनकी मीटिंग थी, तो वहां पर देयर वर 5 पीपल्स, मैं भी था वहां पे, तो मुझे भी इनवाइट किया गया था। तो वहां पर जब मैंने इनका प्रेजेंटेशन देखा, तो उसने जो वन कॉइन का जो फ्यूचर है, वो उसको बिटकॉइन की तरीके से बताया कि भाई बिटकॉइन जिस तरीके से है, तो क्योंकि बिटकॉइन थोड़ा पुराना है, अभी टेक्नोलॉजी है चेंज, तो हम लोग उसको थोड़ा सा न्यूअर वर्जन में लेके आ रहे हैं, यानी थोड़ा सा बेटर वर्जन में लेके आ रहे हैं, और ये बिटकॉइन से बड़ा इनोवेशन होगा पूरी दुनिया में। और एंड बिकॉज इट वाज ए ग्लोबल, तो चूंकि इंडियंस की अगर आदत होती है कि अगर कोई बाहर की अगर कोई कंपनी आए या बाहर का कोई क्वाइन आए, तो हम लोग बड़ा फैसिनेट हो जाते हैं कि नहीं यार बाहर का है तो गोरे बना रहे मतलब चलेगा, मतलब कालों ने बनाया तो नहीं चलेगा, लेकिन साला गोरा बनाएगा तो चलेगा। तो गोरे की वजह से लोग बड़ा फैसिनेट हो जाते हैं। तो होता है ना, जैसे अभी इंडिया में क्या है, कोई न्यूज अगर कोई इंडियन न्यूज़पेपर अगर डालता है, तो उसको लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते। अगर वही साला न्यूयॉर्क टाइम्स में आ जाए और वाशिंगटन पोस्ट में आ जाए, वॉल स्ट्रीट में आ जाए, तो इसके बाद तो लोग यहाँ पे रिकॉग्नाइज करना शुरू होते हैं, नहीं नहीं गोरों ने बोला, इसका मतलब ये सही है। तो मतलब ये हम लोगों का क्या है कि एक टेंडेंसी है इस तरीके से अडॉप्ट करने की। तो भाई ठीक है, तो सारे के सारे वहां पे, तो उन्होंने बोला कि भैया ऐसा इसमें पैसे लगा दूं। अब उसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट था वो 11,000 का था, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 11-12 लाख रुपए तक सकता था। तो जो हमारे फ्रेंड थे, उन्होंने हमारे ख्याल से उतने समय तक 6 लाख रुपए लगाए हुए थे उसमें, एंड 2016 में मतलब ठीक ठाक अमाउंट था। तो उन्होंने मुझे भी बोला, तो उन्होंने बोला यार तुम मिनिमम से शुरू करो। तो मैंने पहले 11,000 लगाया, फिर इसके बाद मैंने 59,000 का एक उनका प्लान था, उसमें भी लगाया। तो उसके बाद तो वो, अच्छा उतने समय उन्होंने वन कॉइन का हमें वो भी दिखाया, व्हाइट पेपर भी दिखाया, इसके बाद उसका पूरा प्रोसेस दिखाया, उसमें साइट भी चलती थी, उसमें सब कुछ होता था, उसमें डेली बेसिस पे हमारे नंबर ऑफ कॉइन्स कितने ऐड हो रहे हैं। क्योंकि मेरे अंडर में जैसे मान लीजिए कोई आदमी आ रहा है जो ज्वाइन कर रहा है, तो हमारे 10%, 20% जो भी होता था वो ऐड होते जाते थे कॉइन, तो वो हमें सारा वो दिखाता रहता था। और उतने समय लोगों के अंदर थोड़ा सा बिटकॉइन को लेके क्रेज भी बढ़ रहा था। तो एट दैट टाइम लोगों ने नया नया दुनिया में बिटकॉइन, मतलब ये भी कहो कि उतने समय तक क्योंकि ट्विटर वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था, क्योंकि पहले क्या था, सोशल मीडिया इतना लोग यूज नहीं करते थे, इंडिया में भी नॉर्मली लोग नहीं यूज करते थे, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उतने समय तक डेटा बहुत महंगा हुआ करता था।
बट जब से जियो आया, तो जियो उसी समय लगभग 2015-16 में उन्होंने लॉन्च किया था, 16 के आसपास। तो जब ये जियो आया, और जियो आने के बाद जैसे जैसे डेटा सस्ता होता गया और डेटा की जो एडॉप्टेबिलिटी है वो टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 सिटीज में जाती गई, नॉट ओनली मेट्रोज, गाँव में, छोटे गाँव में, शहरों में, सबर्ब्स में, तो लोग जो है ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट यूज करने लगे। तो उस वजह से सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी इंडिया में खासकर बढ़ने लगी, लाइक इंस्टाग्राम, लाइक फेसबुक, लाइक गूगल, लाइक जीमेल, लाइक ट्विटर। तो लोग उस समय, तो उसकी वजह से जो ग्लोबल करेंसी थी ये बिटकॉइन, उसकी थोड़ा सा एडॉप्टेबिलिटी बढ़ने लगी। और यहाँ पर उतने समय देयर वाज आई थिंक एक एक्सचेंज हुआ करता था, एक या दो एक्सचेंज हुआ करते थे जहां पर ये ट्रेड होता था। मैं नाम भूल रहा हूँ। सो दैट वाज ए वेरी प्रोमिनेंट एक्सचेंज एक्चुअली। तो वो काफी बड़ा एक्सचेंज हुआ करता था, लेकिन वो क्या करता था, वो इसकी तरह काम नहीं करता था। नॉर्मल जो अपने स्टॉक मार्केट के जो एक्सचेंज है उसकी तरह काम नहीं करता था। उसमें बाई प्राइस अलग होता था और सेल प्राइस अलग होता था, एंड देयर वाज ए डिफरेंस, देयर वाज ए स्प्रेड बिटवीन बाई प्राइस एंड सेल प्राइस। यानी अगर आपको बिटकॉइन लेना है तो वो 67,000 का होगा, लेकिन बेचना है तो वो 60,000 का होगा। तो जो बीच का जो स्प्रेड होता था 7,000, वो अपना जो एक्सचेंज है वो रखता था। तो इस तरीके का प्रोसेस हुआ करता था एट दैट टाइम। और तो और उतना समय दूसरा ये भी था कि लोकल लेवल पे भी लोग के पास अवेलेबल थे। यहाँ पे कुछ लोगों ने कहीं से खरीदे होंगे या माइनिंग किया होगा, तो वो इनफैक्ट कैश में भी कभी कभार थोड़ा बहुत अगर रहता था तो दे दिया करते थे, बिकॉज एट दैट टाइम डिजिटल उतना ज्यादा चलता नहीं था। तो वो था। तो 67,000 का जब बिटकॉइन हुआ करता था, तो मैंने पहली बार बिटकॉइन खरीदा। मुझे याद है उतने समय इथेरियम जो था, यहाँ पर एक हैदराबाद की कंपनी हुआ करती थी, जो एक्सचेंज था इनफैक्ट इंडिया का, उसका नाम था ethexindia.org। तो ethexindia.org वो अपने प्लेटफॉर्म पे इथेरियम ट्रेड करवाता था, और इथेरियम उतने समय 1200 रुपए का चलता था। तो मैंने पहली बार जो पहला इथेरियम जो बाई किया था वो 1200 रुपए पे किया था। उसी समय रिपल भी चल रहा था। रिपल उतने समय 5 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए ऐसे चला करता था। सो दैट इज द एरा ऑफ 2016, कि जहां पर कि नया नया लोगों ने, कई सारे लोगों ने वहां पर माइनिंग मशीन्स, माइनिंग फॉर्म्स यहाँ पे दिल्ली में और हर जगह लगाने शुरू कर दिए थे। तो ये सारी चीजें चल रही थी इन बिटवीन। तो OneCoin में जुड़ने के बाद मुझे ये पता लगा कि भाई हाँ, बिटकॉइन जैसी कोई चीज होती है। फिर इसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा उसमें R&D करना शुरू किया कि भाई बिटकॉइन होता क्या है, कैसे चलता है, मास एडॉप्शन कैसे होगा, किस तरीके से चलेगा। तो उसके लिए क्या होता है कि उसके लिए हमने सबसे पहले उसको बाई कर लिया, क्योंकि जब आप बाई कर लेते हो तो आपका इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आप बाई नहीं करते तो आपको लगता है ठीक है यार, कुछ होगा कॉइन, अपने को क्या करना है। लेकिन जब आपका वेस्टेड इंटरेस्ट बढ़ जाता है, जब आप किसी चीज में जब आप हाथ डाल देते हैं, तो फिर आपका इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि आपको मालूम है कि साहब पैसे लगे हुए हैं, कल को अगर ये नहीं चला तो आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो भाई ठीक है। तो उतने समय मैंने भी कुछ एक बिटकॉइन, कुछ इथेरियम और सर्टेन 5 या 6,000, 7,000 कुछ रिपल मैंने खरीदे थे एट दैट टाइम, बिकॉज दैट वाज वेरी चीप एट दैट टाइम। आप क्वांटिटी बोल रहे हो? हाँ, क्वांटिटी बोल रहा हूँ, बिकॉज बहुत सस्ता था वो, 10 रुपए का। फिर भी 1200 रुपए का था ना एक? नहीं, इथेरियम था 1200 रुपए का, रिपल था 5 रुपए का। रिपल अच्छा, तो 5 आपने रुपए रिपल से 10 खरीदा? रुपए के बीच में वेरी। हाँ, रिपल भी खरीदा था, इथेरियम भी खरीदा था, और बिटकॉइन भी खरीदा था। उतने समय यही 3 प्रोमिनेंट थे। बाकी लाइट कॉइन वगैरह भी चला करता था, लेकिन उतना उसका हमने अपने को आइडिया नहीं था। तो जब ये चीजें मैंने खरीदी और इसके बाद फिर मैं थोड़ा सा इसमें गया, तो फिर अपने को ये समझ में आया कि नहीं यार, ये फ्यूचर में ये जो है चल सकता है। उसका रीजन क्या था, क्योंकि बिटकॉइन एक्चुअली क्या था, दैट इज बेस्ड ऑन द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। जो लोग यहाँ पे क्रिप्टो में काम करते होंगे उनको मालूम होगा कि इट इज प्योरली बेस्ड ऑन द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है, इट इज अ टेक्नोलॉजी विच इज बेस्ड ऑन द क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी पे बेस्ड एक टेक्नोलॉजी है, जहां पर चेन ऑफ ब्लॉक्स होते हैं, और वो जो ब्लॉक्स होता है, वो ब्लॉक आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो उसको पूरी तरीके से सिक्योर करता है और स्टोर करता है, राइट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी पे काम करता है। उस पे क्या नाम है, डीएलटी पे काम करता है। इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, जो कि सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो उसका थोड़ा सा वैसे तो काफी लोग जानते होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा एग्जांपल मतलब थोड़ा सा मैं उसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ प्लीज प्लीज। कि एग्जैक्टली होता क्या है। सो अभी जो है ये इन 2009, जब ये 2007-8 में पूरी दुनिया में जब सबप्राइम क्राइसिस हुआ था, जिसमें कि लेमन ब्रदर्स का जो डिफॉल्ट हो गया था, बैंकरप्ट हो गया था एट दैट टाइम, और पूरी दुनिया में मंदी आ गई थी, उतने समय हुआ ये कि देयर वाज ए गाय
अब वो एनोनिमस गाय है, उसका नाम एक्चुअल में था या नहीं था किसी को नहीं मालूम, बट देयर वाज ए गाय कॉल्ड सातोशी नाकामोटो। तो सातोशी नाकामोटो ने उतने समय 2009 में ये चीज रियलाइज की, उसको लगा कि यार अभी बैंक का काम क्या होता है, बैंक का काम ये होता है कि वो डिपॉजिटर से पैसे लेता है और इसके बाद बारोवर्स को देता है। डिपॉजिटर से जो पैसे लेता है उसमें वो इंटरेस्ट देता है, मान लो 3% 4% का। जो बोरोवर से लेता है, जो बोरोवर्स को देता है उसको देता है 8% 9% पे, और जो बीच का स्प्रेड होता है 6-7% का वो खुद रखता है, और ये उसकी कमाई होती है। इसीलिए हम लोग जब बैंक को वो करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो वहां पे नेट इंटरेस्ट इनकम NII हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि बिकॉज बैंक और NBFC उनका यही प्रोसेस होता है। तो होता क्या है कि आपने डिपॉजिटर से पैसे लिए और बोरोवर्स को दिए, बीच का स्प्रेड आपने लिया, ठीक है, ये सेंट्रलाइज्ड होता है। इसके ऊपर आपका RBI होता है या वहां पे फेड होता है, US में फेड होता है, और इसके ऊपर गवर्नमेंट होती है। इस तरीके से एक प्रोसेस, एक चेन होती है जो चलती है, राइट। अब 2007-8 में क्या हुआ कि वहां पर जब एग्जॉर्बिडेंटली वहां पर जो उसके रेट बढ़ गए रियल एस्टेट के, जो कि एक्चुअल में थे नहीं वहां पे US में, यहाँ पर JP मॉर्गन चेस वगैरह ने लेस क्रेडिट वर्दीनेस लोगों को काफी जो है वो भी दिया, लोन भी दिया, और साथ में ऐसे एसेट पर लोन दिया जिसमें एक्चुअल में उसकी जो फेयर वैल्यू थी या इंट्रिंसिक वैल्यू थी वो थी नहीं। मान लीजिए लैंड का जैसे पार्सल है, अब वो मान लीजिए 2 करोड़ की उसकी एक्चुअल वैल्यू है, लेकिन उसको जो इन्वेस्टर्स थे उनको बढ़ा दिया। जैसे मान लीजिए आज 2 करोड़ का लिया और कल को डीलर ने ही या इन्वेस्टर ने उसी को 3 करोड़ का बेचना शुरू कर दिया, फिर 4 करोड़ का बेचना शुरू कर, पता लगा 2 साल में वो 2 करोड़ की जो लैंड की कीमत थी वो पता लगा वहां से 10 करोड़ होने लगी, और बैंक ने उस 10 करोड़ पे ही आपको फंड कर दिया 8 करोड़ का। 20% आपने दिया, 80% आपने कर दिया। तो एक लेवल के बाद क्या हुआ कि वहां पर जब ये भाई एक जब सर्टेन लेवल आ जाता है, तो वहां पर क्या करता है, जो एक्चुअल बायर होता है वो कहता है कि नहीं यार, अपने को जब 2 साल पहले 2 करोड़ का मिल रहा 10 करोड़ का, तो हम अपने को कंजम्पशन अभी करेंगे नहीं, अभी हम लोग इसको डिफर करेंगे। तो अब जो एक्चुअल बायर थे उन्होंने डिफर करना शुरू कर दिया। अब एक्चुअल बायर ने डिफर करना शुरू कर दिया तो मार्केट में वो धीरे धीरे रेट कम होने लगे। अब जो 10 करोड़ का बिक रहा था वो 8 करोड़ का बिकने लगा। अब जब 8 करोड़ का बिका तो बैंक कहने लगा कि भैया ऐसा है कि हम तो 80% लोन करते हैं, आपका तो ये 80% ही हो गया, तो आप हमें इसका 2% दो, मतलब 20% आप दो, यानी 1 करोड़ 60 लाख रुपए आप हमारे अकाउंट में डालो, तब जाके आप इस पर 80% कर जाएंगे। अब जिस आदमी ने 10 करोड़ रुपए लिया था, अभी उसकी वैल्यू ऑलरेडी घट गई है, तो वो पैसे तो दे नहीं पाएगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वहां पर क्राइसिस आने लगी। लोगों ने कहा भैया ऐसा है कि हम पेमेंट तो कर नहीं पा रहे, आप एक काम करो वो बेच दो, मॉर्गेज आपने रखा है ना, लैंड तो मॉर्गेज होती है, तो उनका लैंड या फ्लैट जो भी है वो जो मॉर्गेज है आपने कहा बेच दो। अब पता लगा फ्लैट, वो अब बैंक का काम फ्लैट बेचना थोड़ी नहीं है, वो तो फ्लैट बेचने गया, तो वहां पर पता लगा सारे बैंक एक साथ बेचने चले आए। तो मार्केट क्या होता है, मार्केट में बायर होता है, सेलर होता है, डिमांड सप्लाई का गेम होता है यहाँ पे। तो वहां पर जब सप्लाई ज्यादा हो गई, सारे फ्लैट्स आने लगे बिकने के लिए, डिमांड कम है, तो उसके लिए धड़ाधड़ नीचे आने लगे। और इसी को हम लोग सब प्राइम क्राइसिस बोलते हैं, जिसमें JP मॉर्गन चेज और लेमन ब्रदर्स और इन सब ने बहुत ज्यादा एक्सपोजर लिया था इस तरीके से मॉर्गेज वाली, और इस तरीके से वो क्राइसिस आ गई पूरी दुनिया में। बिकॉज US में क्राइसिस आएगी, बिकॉज US इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी, आज की तारीख में $24 ट्रिलियन साइज है उसका। तो जब प्रॉब्लम आई तो बाकी दुनिया में सारे जो देश हैं वहां पे प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। तो वो हम लोगों का जो है रिसेशन का दौर शुरू हो गया। तो उतने समय जो है जब उसको, तो सातोशी नाकामोटो को ये लगा कि यार कल को अगर ये सारे बैंक डूब गए या कुछ प्रॉब्लम हो गई तो हमारा तो पैसा चला जाएगा, क्योंकि इन्होंने डिपॉजिटर से पैसा लिया, बोरोवर्स का दिया, बोरोवर अब जब हम अगर मांगेंगे तो ये क्या करेंगे, ये तो बोरोवर से पैसे लेंगे, इनका भैया पैसे हमें लाओ, इनको वापस करना है, बोरोवर के हमारे पास पैसे नहीं है। तो बोरोवर के पास पैसे नहीं है, बैंक क्या करेगा, तो बैंक कहेगा भैया इसके पास भी पैसे, हमारे पास देने के लिए आपके पैसे नहीं, मतलब बैंक डिफॉल्ट हो गया। तो एक ही कंडीशन हो सकती है कि अगर बैंक जो है, अगर उसको उस जो कंट्री का जो वो है, कंट्री का जो गवर्नमेंट है, वो अगर उसको बेल आउट नहीं करेगा, तो अगर बेल आउट नहीं करेगा तो फिर ये जो है प्रॉब्लम में आ जाएंगे, डिपॉजिटर को पैसे मिलेंगे ही नहीं। तो उसने बोला कि भाई हम जिसको पैसा चाहिए और जिसको पैसा देना है उन दोनों को ही क्यों ना कर दिया जाए, इसमें बैंक का काम ही खत्म कर दो। इसमें से जो बैंक है उसका आप काम खत्म कर दो, जिसको पैसा चाहिए, इसका जिसको पैसा देना है, अच्छा उसमें क्या होगा, इसकी भी कॉस्ट कम हो जाएगी, इसकी भी कॉस्ट कम हो जाएगी, इसको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, इसको कम पैसा कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मतलब है जो इंटरेस्ट ये 9% दे रहा था और इसको 4% मिल रहा था, वो दोनों कहीं ना कहीं 6% पे आके मिल जाएंगे, दूसरे के साथ लेंगे। तो इस तरीके से P2P बेसिस पे काम करता है। मतलब जो पूरी की पूरी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है कि बेस्ड ऑन द पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन, राइट, P2P ट्रांजैक्शन पे फोकस करता है। तो पहली बात ये। अब लेकिन जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसकी सिक्योरिटी कैसे की जाएगी और कैसे वैलिडेट किया जाएगा, कैसे ये माना जाएगा कि इसने एक्चुअल में इसको पेमेंट किया है या नहीं किया है,
या इसने वापस किया है कि नहीं किया, और उसमें सिक्योरिटी कैसी होगी, उसके लिए ही केम अप विद द व्हाइट पेपर। एक व्हाइट पेपर के साथ वो आया, और उसमें जो है उसने पूरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का पूरा उसने डिस्क्रिप्शन लिखा। आप गूगल करोगे तो यू कैन इजीली फाइंड आउट कि जो सातोशी नाकामोटो का जो 2009 का जो व्हाइट पेपर था, जिसमें उसने पूरा ब्लॉकचेन का पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में दो तीन चीजें होती हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि जैसे बिटकॉइन, तो मतलब बिटकॉइन इज द क्रिप्टो करेंसी ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। तो यस। बिटकॉइन क्या होता है, ये करेंसी है जिसको क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं, बिकॉज दिस इंटायर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन द क्रिप्टोग्राफी फिनोमिना। क्रिप्टोग्राफी पे बेस्ड होता है, बिकॉज क्रिप्टोग्राफी जो होता है वो आपकी सिक्योरिटी को बहुत टाइटन करता है बहुत। अभी जैसे आप व्हाट्सएप जब आप करते हो ना, तो बोलता है ना कि योर मैसेजेस आर इनक्रिप्टेड विद, इनक्रिप्टेड मींस कोई दूसरा उसको नहीं कोई दूसरा खोल उसे सकता पढ़ नहीं है, या सकता। पढ़ नहीं सकता। राइट राइट राइट। सो दैट इज अगेन बेस्ड ऑन द क्रिप्टोग्राफी। सो क्योंकि वो क्रिप्टोग्राफी पे बेस्ड होता है, तो इसीलिए उसको जो है क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं। करेंसी ओके। इसलिए क्योंकि टेक्नोलॉजी तो एक है, लेकिन जब आपको किसी के साथ ट्रांजेक्ट करना है तो देयर मस्ट बी सर्टेन, सर्टेन करेंसी या सर्टेन कॉइन। जैसे हम लोग भी क्या करते हैं, फिएट करेंसी का यूज करते हैं। आज की तारीख में किसी को अगर सामान देना है, किसी को सामान लेना है, तो क्या करेगा, बार्टर सिस्टम तो है नहीं कि चलो भैया 2 किलो धान तुम हमें दे दो, हम 5 किलो तुमसे वो लौकी ले लेते हैं। तो ऐसा तो है नहीं। पहले जमाने में चला करता था कि भाई हम हाँ। लौकी उगा रहे हैं, तो उसने कहा भैया हम आलू उगा रहे हैं, तो उसने कहा चलो तुम लौकी दे दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वही वाला काम हो गया, तुम हमें लौकी दो, हम तुम्हें आलू देंगे। तो वो वाला कॉन्सेप्ट तो हो गया खत्म। ठीक है। तो अभी तो क्या है कि उसमें बीच में एक फिएट करेंसी आ गई। फिएट करेंसी क्या करती है, आपकी जो सामान होता है उसकी वैल्यू डिसाइड करती है। आप मान लीजिए उतने बार्टर सिस्टम में जिसका कम वैल्यू के सामान होता है, ज्यादा वैल्यू की, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, दोनों एक दूसरे के साथ ट्रांजेक्ट कर लेते थे अपने हिसाब से। अभी क्या है तो उसकी एक वैल्यू डिसाइड होती है, उसमें डिफाइन होता है कि भाई आपके जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू इतनी कम है, उसकी प्रोडक्ट की इतनी वैल्यू ज्यादा है, उस हिसाब से उनके बीच में ट्रांजेक्शन होता है। राइट। तो दैट इज द रोल ऑफ द फिएट करेंसी। सिमिलरली क्रिप्टो करेंसी में भी हुआ कि भाई वहां पर एक करेंसी तो इजाद करनी पड़ेगी ना, जिसके बेसिस पे एक दूसरे के साथ लोग ट्रांजेक्ट करेंगे। राइट। तो उसके लिए उसने क्या किया कि पहले तो एक ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट दिया। उसने कहा कि ब्लॉकचेन जो होता है वो डिसेंट्रलाइज होता है, उसमें कोई सेंट्रलाइज बॉडी नहीं होती। जैसे यहाँ पे जैसे आरबीआई है, वहां पर फेड है यूएस में, तो वो क्या सेंट्रलाइज्ड है, वो हमेशा जो है उसको गवर्न करते हैं, मॉनिटर करते हैं सारी चीजें। यहाँ पर क्या होता है कि ये डिसेंट्रलाइज होता है, इसमें कोई सेंट्रलाइज बॉडी नहीं होती है, ये केवल और केवल टेक्नोलॉजी बेसिस पे ही चलता है। यानी कि यानी कि जैसे काफी लोग कहते हैं ना कि अगर क्रिप्टो करेंसी बंद हो जाए तो होता क्या है कि जिस तरीके से इंटरनेट कभी कोई नहीं बंद कर सकता, और जब तक इंटरनेट चलेगा तब तक क्रिप्टो करेंसी भी कोई नहीं बंद कर सकता है। इवन इफ बहुत सारी जो आज की तारीख में गवर्नमेंट्स हैं वो इसको लेके थोड़ा स्केप्टिकल रहती हैं, और उन्होंने कई जगह पे बैन कर रखा है, लेकिन इसके बावजूद भी बिकॉज इट इज द इनोवेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी कभी भी जो है उसको दबाया नहीं जा सकता है, इसको कभी भी बैन नहीं किया जा सकता। तो इट इज लाइक इंटरनेट कि ये इंटरनेट मनी है कि एक दूसरे के साथ आप जो है इंटरनेट है तो उस वजह से आप एक दूसरे के साथ उस पर ट्रांजेक्ट कर रहा है। ठीक है। तो राइट। तो अब मैं बता रहा था कि वहां पर एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी होती है, पूरा का पूरा फुली डिसेंट्रलाइज्ड होता है। ठीक है। इसको आप ऐसे समझो कि उसमें मतलब बताया ना मैंने, पीयर टू पीयर हमारा जो है ट्रांजेक्शन होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लो तुम्हें 100 रुपए देने हैं। राइट। तो एक तो प्रोसेस क्या होता है कि हमने जो है बैंक में जमा कर दिया, आपको जरूरत थी, और बैंक से हमने आपको चेक लिख दिया या यूपीआई से पेमेंट कर दिया, जो भी कर दिया बैंक के थ्रू आपका ट्रांजेक्शन हो गया। हमारा मान लीजिए एसबीआई से हमने अपने अकाउंट में पैसे डाले थे, एसबीआई हमारा बैंकर था, तुम्हारा बैंकर एक्सिस था, हमने यूपीआई किया एसबीआई से एक्सिस में, और एक्सिस ने आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। सो दैट इज द प्रोसेस राइट ऑफ ट्रांजेक्टिंग द फिएट करेंसी। वहां पर क्या होता है कि वहां पर ये होता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कैसा होता है कि जैसे मान लीजिए एक नेटवर्क सिस्टम है, उस नेटवर्क सिस्टम में मान लो 5,000 सिस्टम्स जुड़े हुए हैं। 5,000 सिस्टम को तो उनको नोड्स बोलते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं, और वो पूरे सिस्टम में एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट रहते हैं। राइट। अब जैसे ही मैंने आपको वहां पर मान लीजिए एक बिटकॉइन आपके अकाउंट से अपने अकाउंट से आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया, तो इमीडिएटली वो एड्रेस टू एड्रेस होता है। बिटकॉइन का एक 32 बिट्स का एक एड्रेस होता है जिसपे कि हम अपना जो है एक बिटकॉइन आपके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। जैसे ही मैं उसको ट्रांसफर करता हूं तो इमीडिएटली जो भी 5,000 सिस्टम जो हैं, नोड्स हैं जो हमारे उसके साथ कनेक्टेड है, सबके पास रियल टाइम बेसिस पे वो डेटा जाएगा कि आई एम ट्रांजेक्टिंग 1 बिटकॉइन फ्रॉम माई अकाउंट टू योर अकाउंट। राइट। सबके पास जाएगा।
उसमें से क्या होगा कि जो टॉप 30 जो सबसे पहले जो 30 लोग उसको वैलिडेट करेंगे, जैसे ही 30 वैलिडेशन हमारे पास आ जाएंगे वो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा, यानी हमारे अकाउंट से बिटकॉइन ट्रांसफर हो जाएगा, तुम्हारे अकाउंट में पहुंच जाएगा। अब ये जो 30 लोग हैं जो वैलिडेट करते हैं, या जो कंप्यूटर्स हैं जो ये वैलिडेट करते हैं, ये दो काम करते हैं। जो सिस्टम में जो कंप्यूटर्स होते हैं ये दो काम करते हैं, एक तो ये वैलिडेट करते हैं और दूसरा माइनिंग करते हैं, दोनों काम करते हैं। तो वैलिडेशन का मतलब होता है, वैलिडेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने एक बिटकॉइन से आपको डाला, तो वो वैलिडेट करेगा कि इस एड्रेस से इस एड्रेस में ये ट्रांसफर हो रहा है, और वो एक आदमी नहीं करेगा, मिनिमम 30 आदमी करेंगे। रियल टाइम बेसिस पे सबके पास जाएगा, उसमें से जो सबसे पहले 30 आदमी करेंगे, जैसे ही हमारे पास आ गया कि भाई 30 लोगों ने वैलिडेट कर दिया, ट्रांजेक्शन हो गया, तो ट्रांजेक्शन जो के और हमारे अकाउंट से तुम्हारे अकाउंट में चला गया। इनका क्या इंटरेस्ट है, इनका ये इंटरेस्ट है कि जब भी मैं एक बिटकॉइन अपने अकाउंट से तुम्हारे में ट्रांसफर करूंगा तो पूरा बिटकॉइन नहीं जाएगा, वो 0.99 समथिंग जाएगा। तो जो 0.01 या इस तरीके का जो हमारा लॉस हुआ है, यानी कि जो ट्रांजेक्शन फी लगी है, तो चूंकि यहाँ पे कोई सेंट्रलाइज बॉडी तो है नहीं, यहाँ पे तो अदरवाइज तो क्या होता, बैंक ले लेता है इसको, लेकिन यहाँ पे बैंक ले नहीं सकता क्योंकि बैंक है नहीं यहाँ पे। तो वो जो 0.01 जो हमारा बिटकॉइन का जो लॉस हुआ है अपने अकाउंट से तुम्हारे अकाउंट में डालने पर, वो ये जो टॉप 30 वाले जो वैलिडेटर है उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। उनको जो है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाता है कि भाई ठीक है, जो भी ट्रांजेक्शन फी आई है वो जो है इनको इक्वली दी जाएगी, यही की कमाई होती है। तो यानी कि इसीलिए वो लोग जो है उसको वैलिडेट करते हैं। तो वो जब तक सारा का सारा प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाता है, तो दिस इज कॉल्ड द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। जो कि और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में दो चीजें होती है, एक कितने नंबर ऑफ कॉइन्स बनने हैं ये पहले से ही फिक्स होता है, यानी पहले से ही जो आप व्हाइट पेपर बनाओगे उसमें आप पहले से ही ये उस कोड में लिखा होता है कि टोटल नंबर ऑफ बिटकॉइन कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने बनेंगे। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की खासियत होती है। जैसे जो वो है क्या नाम है, बिटकॉइन है, तो वो पूरी दुनिया में टोटल जो नंबर ऑफ बिटकॉइन बनेंगे वो 2 करोड़ 10 लाख बनेंगे। दैट इज फिक्स्ड कि 2 करोड़ 10 लाख जो बिटकॉइन है वो पूरी दुनिया में बनेंगे, और वो 2130 तक बनेंगे, 2130 तक। टाइमिंग भी डिफाइन होती है कि इतने टाइम तक इतने नंबर ऑफ कॉइन्स बनेंगे। नॉर्मली फिएट करेंसी में क्या होता है, फिएट करेंसी में क्या होता है कि जब भी गवर्नमेंट को कुछ प्रॉब्लम होती है या गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत होती है, वो क्या करती है, पैसे अपना प्रिंट करना शुरू करती है। है ना, वो जो है मनी प्रिंट करना शुरू करते हैं, जैसे फिट करता है, जैसे आरबीआई करता है। यहाँ पे प्रिंटिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे उसकी वैल्यू कभी डाइल्यूट नहीं होती है, क्योंकि जब आप प्रिंट ज्यादा करोगे तो उसकी वैल्यू डाइल्यूट होती चली जाएगी। क्योंकि आपके पास जो नंबर ऑफ जो फिएट करेंसी ज्यादा होंगी तो उसकी क्या होती है, वैल्यू डाइल्यूट होती चली जाती है। लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू डाइल्यूट नहीं होती है, उसका रीजन है इसीलिए आज की तारीख में ये $28,000 का मान लीजिए ट्रेड हो रहा है, बीच में $64,000 तक चला गया था बिटकॉइन। तो ये इसीलिए क्योंकि इसमें क्या है कि डिमांड एंड सप्लाई का मिसमैच बहुत है, क्योंकि डिमांड तो बहुत है, सप्लाई तो उतनी है 2 करोड़ 10 लाख, उसमें से भी 1 करोड़ 90 लाख के करीब के ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं बिटकॉइन। आज की तारीख में जो नंबर ऑफ जो बिटकॉइन होंगे मार्केट में, वो अगर आप टोटल काउंट करो तो 1 करोड़ 90 लाख के आसपास होंगे, यानी कि लगभग 20 लाख के करीब का और बचे हैं जो आएंगे 2130 तक। यानी अभी हम लोग 2023 में चल रहे हैं, वो 2130 तक आएंगे, यानी कि आप समझो कि कितने कम नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है आगे जाके बनेंगे। तो इस वजह से देयर इज यू नो मिसमैच ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, की डिमांड बहुत ज्यादा है बट सप्लाई कम है, और इसी वजह से इसकी वैल्यू जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो लेकिन बिटकॉइन अब, हाँ, तो पहले मैं कह रहा था कि एक तो पहला ये, दूसरा क्या होता है कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है उसमें कोई भी जो ट्रांजैक्शन होता है इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का मतलब होता है कि उसको कभी भी ऑल्टर नहीं किया जा सकता, वो कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। जो एक बार आपका ट्रांजैक्शन हो गया वो हो गया। जैसे अभी क्या होता है, जैसे बैंक है तो बैंक के सर्वर से सारा ट्रांजैक्शन कनेक्ट होता है, और मान लीजिए आपके पास सर्वर का एक्सेस है, आप किसी भी ट्रांजैक्शन को आप वहां पे कुछ हेरा फेरी करके आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आप नहीं कर सकते। उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर ये जो डेटा है साइमल्टेनियसली रियल रियल टाइम बेसिस पे सारे कंप्यूटर्स पे गया हुआ है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर अगर आपको वो चेंज करना होगा तो सारे 5000 कंप्यूटर में जाके चेंज करना पड़ेगा। मतलब मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं, 5000 कंप्यूटर्स में जाके, तो 5000 कंप्यूटर में जाके चेंज करना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एक सर्वर पे जाके आप चेंज कर सकते हो, लेकिन आप सारे वहां पे जाके नहीं चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए एक तो इम्यूटेबल होता है, ये इसकी खासियत होती है, यानी कि ये कभी भी अल्टर नहीं किया जा सकता। जो आपने डेटा एक बार रिकॉर्ड हो गया वो हो गया, ठीक है ना, उसमें कोई भी आप ओवर राइटिंग या इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। नंबर ऑफ पॉइंट्स आपके फिक्स होते हैं कि इतने नंबर ऑफ पॉइंट्स बनने हैं। इसके बाद फिर नंबर ऑफ डेज है या जो टाइम पीरियड है वो भी आपका फिक्स होता है, इतने टाइम पीरियड में इतने पॉइंट, वो भी सारा का सारा आपका फिक्स होता है। तो ये बहुत सिक्योर होता है। तो ये मतलब जो ट्रांजेक्शन होता है या ये जो क्रिप्टो करेंसी का जो ट्रांजेक्शन होता है बहुत सिक्योर होता है, हाईली सिक्योर होता है।
उसमें कहीं पर भी कोई वो नहीं हो सकता, फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज नहीं हो सकती हैं, कोई भी इस तरीके से नहीं कर सकता है कि किसी ने भी सर्वर के साथ कुछ छेड़छाड़ की और आपका वो चला गया, ठीक है। इसके बाद फिर ऐसा भी नहीं है कि मान लीजिए कभी कभार, मान लीजिए एक सर्वर पे आपका डेटा लगा हुआ है, सर्वर पता लगा उड़ गया, सर्वर में आग लग गई, कुछ हो गया, पता लगा डेटा गायब हो गया। यहाँ पर क्या है कि वो डेटा साइमल्टेनियसली 5000 सिस्टम पे है, तो एक का मान लो उड़ जाएगा, 2 सिस्टम उड़ जाएंगे, 3 उड़ जाएंगे, 5500 थोड़ी उड़ेंगे, कहीं ना कहीं तो आपका डेटा सेव है ना। तो उस वजह से ये भी आपका एडवांटेज होता है, एडवांटेज। हाँ। तो साटोशी नाकामोटो ने ये प्रोसेस को समझ के, उसने इस पे दिमाग लगा के, और उसने एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट बनाया। अब इसके बाद लेकिन ये बनेगा कैसे, अब ये शुरुआत कैसे होगा, तो उसके लिए उसने कहा कि भाई ऐसा है कि ये शुरुआत भी कंप्यूटर से ही होगा, ये पॉइंट्स भी कंप्यूटर से ही बनेंगे। उसके लिए क्या किया, उसके लिए उसने एक मैथमेटिकल इक्वेशन रखी। तो अब क्या होगा कि जो भी कंप्यूटर उसको मैथमेटिकल इक्वेशन को जितनी जल्दी सॉल्व करेगा, उसको उतने नंबर ऑफ बिटकॉइंस उसको मिलेंगे। जब शुरुआत में एक छोटी सी मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करने पे भी उसको जो है लगभग 5, 7, 10 बिटकॉइन ऐसे मिल जाते थे 2009-10 में। उसका रीजन क्या होता था, क्योंकि होता क्या है कि जब शुरुआत में आप कोई प्रॉब्लम देते हो तो वो छोटी होती है, यानी लेस कॉम्प्लिकेटेड होती है, लेकिन जैसे वो प्रॉब्लम बढ़ती जाती है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है तो नंबर ऑफ बिटकॉइन जो आप माइन कर रहे हैं उनकी भी वैल्यू घटती जाती है, यानी वैल्यू का मतलब नंबर ऑफ कॉइन जो आपके पास आ रहे हैं वो आपके घटते जाते हैं। जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, मतलब हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। जैसे मान लो हम क्या करते हैं, हमें मान लो फैक्टोरियल कैलकुलेशन करना है, 1 फैक्टोरियल यानी 1 to 1, 2 फैक्टोरियल यानी 2 into 1, 3 फैक्टोरियल टू 3 into 3 into 1, 4 फैक्टोरियल टू 4 into 3 into 2 into 1। तो आप अगर मान लो 10, 15, 20 फैक्टोरियल तक तो आप बड़ी इजीली कैलकुलेट करो। जैसे मान लो आपको 10 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करोगे, 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 1, राइट, कर लोगे, बड़ा सिंपल है ना, कैलकुलेटर से कर लिया। लेकिन अगर यही आपको 100 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना होगा, तब आप क्या करोगे, 100 into 90, 99 into 98 into 97 into, और इसके बाद अप टू 1, तो भाई साहब आपकी फट जाएगी, कैसे करोगे आप जाके, राइट। तो है क्या, जैसे तो इसको बोलते हैं हैश रेट। तो जैसे जैसे ये हैश रेट बढ़ता जाता है, यानी कि मैथमेटिकल इक्वेशन की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। और क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लगता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, तो इसीलिए जो नंबर ऑफ जो बिटकॉइन जो आप अर्न करते हो माइनिंग से, वो बहुत कम होते जाते हैं। यानी अभी आज की तारीख में अगर आप माइनिंग मशीन लगाओ अपने घर में, तो अगर आप, मुझे लगता है कि आप अगर लगातार 24/7 अगर वो माइनिंग मशीन चलेगी, जो जीपीयू उसमें होते हैं, जीपीयू को कंपाइल करके बनाया जाता है, 5 रिक्स होती है एक्चुअली, 5 रिक्स 6 रिक्स की मशीन होती है। 6 रिक का मतलब होता है 6 जीपीयू लगे हुए हैं, 5 रिक का मतलब होता है 5 जीपीयू लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो जीपीयू इज मोर स्ट्रॉन्गर देन योर सीपीयू, राइट। तो अब क्या होता है कि, तो क्या होता है, रिक्स बनती हैं, रिक्स क्या करती है, वो कंटिन्यूअसली वो चलती रहती है और प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने की कोशिश करती रहती है, ठीक है। अभी मान लीजिए अगर आप करोगे, तो मुझे लग रहा है कि अगर साल भर लगातार 5 या 6 रिक की मशीन आप चलाओगे, तो शायद आपको 0.1 या 0.05 इस तरीके का बिटकॉइन आपको मिले, अदरवाइज हो सकता है वो भी ना मिले, राइट। बिकॉज नाउ द प्रॉब्लम हैज बीन टू कॉम्प्लेक्स, इट हैज बिकम टू मच ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी उसमें आ गई है। तो ये एक्चुअल में प्रोसेस होता है, तो इस तरीके इसको बोलते हैं हैश रेट। तो जो हैश रेट होता है उसके बेसिस पे आपका जो है माइनिंग होता है। तो ये तो हो गया बिटकॉइन। तो उसने क्या किया था, उसने बिटकॉइन जो है बिटकॉइन का उसने कॉन्सेप्ट दिया, क्योंकि उसको ये प्रॉब्लम जेन्युइन लगी कि हमारा जो ट्रांजेक्शन का जो प्रॉब्लम है, ये पेमेंट का जो प्रॉब्लम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए कल को मान लीजिए बैंक अगर बैंकरप्ट हो गए, जैसे अभी हो रहा है, जैसे यूएस में अभी 3 बैंक जो है वो बैंकरप्ट हो गए अभी। उसमें प्रॉब्लम, क्रेडिट स्विस में अभी प्रॉब्लम आ गई थी, जिसको यूबीएस ने अभी $3.3 बिलियन में खरीदा। तो इतने जो पुराने बैंक, अब जो क्रेडिट स्विस है वो 167 साल पुराना बैंक है स्विट्जरलैंड का, अगर वो बैंकरप्ट हो सकता है तो कोई भी हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसने इस तरीके का एक कॉन्सेप्ट दिया। इसके बाद क्या हुआ, 2013 में देयर वाज ए गाय कॉल्ड विटालिक बुटेरिन का नाम जितने भी आपके व्यूअर होंगे ये जानते होंगे। तो ये एक्चुअली क्या, इथेरियम के फाउंडर हैं। तो इथेरियम इन्होंने फाउंड किया। तो इथेरियम क्या करता है, इथेरियम पेमेंट टर्म्स की बात नहीं करता। वो कहता है कि हमारा जो सिस्टम है या हमारी जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वो पेमेंट को सपोर्ट नहीं करती है, हमारी टेक्नोलॉजी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाती है। यानी उसमें क्या होता है कि वो जो पूरी की पूरी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड होती है। वो जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है वो फाउंडेशन होता है, उस पे आप कोई भी इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी आप जो है उस पर प्रोजेक्ट बना सकते हो। जैसे आपके पास एक बेस आ गया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आ गया, अब आपको कहना है कि भाई एक हॉस्पिटल के लिए हमें जो है एक
ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक हमें प्रोजेक्ट तैयार करना है। तो आप क्या करोगे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उसी का लोगे, इथेरियम का, और इथेरियम पे बेस्ड आप जो है उसको आप खड़ा कर दोगे, उस पूरे प्रोजेक्ट को, जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को या हॉस्पिटल इंडस्ट्री को, मेडिकल इंडस्ट्री को या किसी और इंडस्ट्री को वो कर रहा होगा, क्या बोलते हैं, वो फोकस कर रहा होगा, राइट। तो वो बना दोगे। सो दैट इज कॉल्ड द इथेरियम, राइट। तो इथेरियम इज बेस्ड ऑन द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। सो अभी अगर मुकेश तुम बात करो तो हमारे ख्याल से लगभग 23,000 के करीब की टोटल लिस्टेड वो होंगी, क्रिप्टो करेंसी होंगी, क्वाइंस होंगे। लेकिन उसमें से जो यूजेबल पॉइंट्स हैं, यूजेबल मतलब जिनकी यूटिलिटी होती है, यानी जिनकी रियल लाइफ में, जनरल लाइफ में जो यूटिलिटी होती है, और एक्चुअल में पैसा उन्हीं कॉइन पे लगाना चाहिए जिनकी एक्चुअल में यूटिलिटी हो, यूटिलिटी बेस्ड कॉइन पे लगाना चाहिए। जो नॉन यूटिलिटी बेस्ड कॉइन है उनमें लगाने का कोई भी पर्पज नहीं होता है। तो अब जैसे इथेरियम हो गया, अब XRP, हम लोग बात कर रहे थे रिपल की, ठीक है। तो रिपल क्या करता है, रिपल रेमिटेंस का काम करता है। जैसे रेमिटेंस क्या होता है, जैसे अभी इंडिया में बहुत सारे लोग बाहर काम करते हैं, जैसे कोई US में काम करता है, कोई कनाडा में है, कोई गल्फ कंट्री में, और वो क्या करते हैं कि वो वहां से पैसे यहाँ पे इंडिया में अपने पेरेंट्स को भेजते हैं या अपने रिलेटिव्स को भेजते हैं वहां पे। तो वहां पर जो चार्जेस होते हैं वो बहुत ज्यादा लगते हैं। अगर आप वेस्टर्न मनी से ट्रांसफर कर रहे हो या बैंकिंग चैनल से कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो, तो वहां पर वो चार्जेस इट कैन गो एज हाई एज 8 to 9%, इवन 10%, 10% तक के चार्जेस लगते हैं। वहां पे 100 रुपए भेजा और यहाँ पे पता लगा 90 रुपए आ रहे हैं, क्योंकि बीच में जो बैंक, जो चैनल है वो आपका पैसे खा जाएगा, राइट। तो रेमिटेंस में क्या होता है, अब अगर आपको क्रिप्टो करेंसी के थ्रू आप हो या रिपल के थ्रू आप वो कर रहे हो, तो उसमें तो क्या है कि आपने बस जो मिनिमम जो आपका ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगना है वही लगना है, क्योंकि वहां पर कोई सेंट्रलाइज बॉडी तो बैठी नहीं है जिसको पैसे मिलने हैं। वो तो केवल जो वैलिडेटर है, यानी जो कंप्यूटर जो है, जो नेटवर्क में है, वो जो वैलिडेट करने के जो उनके ट्रांजेक्शन फी है वही लेंगे, इसके अलावा तो कोई लेगा नहीं। तो उस वजह से वहां पर ये जो कॉस्टिंग होती है वो बहुत कम हो जाती है। सिमिलरली जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए देयर इज ए कॉइन कॉल्ड वी चेन, उसको वेट बोलते हैं, VET, राइट। तो जो वी चेन है वो प्राइमरली सप्लाई चेन मैनेजमेंट को फोकस करती है। तो कहने का मतलब ये है कि आउट ऑफ दीज 23,000 क्रिप्टो करेंसीज, आपको उन करेंसी को पकड़ना है या उन करेंसी पे फोकस करना है जिनकी रियल लाइफ में यूटिलिटी हो। जिसकी रियल लाइफ में यूटिलिटी नहीं है उस पे पैसे लगाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि वो हाँ कि वो हवा में है, वो कल को पता लगा उसके इनहेरेंट जो टेक्नोलॉजी है वो कुछ भी नहीं है, कल को पता लगा वो कहीं पर भी साफ हो सकती है। और अगर आप बात करें 23,000 जो क्रिप्टो करेंसी है, उसमें से शायद हमारे ख्याल से 200-250 ही ऐसी कॉइन होंगी जो एक्चुअल में जिनकी यूटिलिटी होगी, जो जनरल पब्लिक के लिए यूज की जा सकती होगी। इसके अलावा जो सारी कॉइन है या तो फेक है और या फिर उसमें कुछ भी कोई टेक्नोलॉजी जैसा कुछ भी नहीं है। उसमें बहुत सारी ऐसी होंगी जो एक्चुअल में डिसेंट्रलाइज भी नहीं होगी, वो सेंट्रलाइज्ड होंगी, लेकिन वो खाली और खाली डिसेंट्रलाइज्ड कह के आपको बेच रहे हैं, चिपकाया जा रहा है, वहां पर उन्होंने लिस्ट करा रखा है। हाँ, चिपकाया जा रहा है भाई, है क्या, बाइनेंस वगैरह को तो उसके पैसे मिलते हैं अपने यहाँ पे कॉइन लिस्ट कराने के लिए। वो कहता है भाई ठीक है, एक कॉइन लिस्ट कराना तो आप हमें 2 बिटकॉइन दे दो। आपने 2 बिटकॉइन दे दिया, 2 बिटकॉइन का मतलब हो गया मान लो 40 लाख रुपए आपने दे दिए, काम खत्म हो गया, उसमें लिस्ट करा दिया। अब कल को प्रॉफिट होता है, नुकसान होता है, वो आपका काम है, उसमें एक्सचेंज का कोई लेना देना थोड़ी होता है, ठीक है ना। तो उसके लिए तो यूटिलिटी बेस्ड जो कॉइन है वो आपको पकड़ना चाहिए, जैसे उस कॉइन की सर्टेन यूटिलिटी हो, राइट। तो हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरीके से कॉइन, तो कॉइन के भी, और जैसे हम लोग स्टॉक मार्केट में करते हैं कि देयर आर 2 एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। सिमिलरली क्रिप्टो में भी 2 तरीके की एनालिसिस होती है, एक फंडामेंटल होती है और टेक्निकल होती है, राइट। अगर आपको बहुत लॉन्गर ड्यूरेशन में रखना है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, तो देन यू शुड गो फॉर द फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ द कॉइन। और अगर आपको उसमें ट्रेडिंग करनी है, आपको उसमें जस्ट लाइक योर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में करते हो, या आप जो है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, इंट्राडे करते हो, या पोजिशनल करते हो, या स्विंग ट्रेडिंग करते हो, तो उसके लिए अगर जाना है तो देन यू हैव टू चूज द टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द क्रिप्टो करेंसी, राइट। तो सिमिलर प्रोसेस है। तो मैं बात कर रहा था अपनी जर्नी की। तो 2016 में हम लोगों ने स्टार्ट किया, तो इसके बाद फिर बिटकॉइन में स्टार्ट किया, हम लोगों ने क्रिप्टो वो इथेरियम लिए, रिपल लिए, हम लोगों ने उतने समय ये ट्रॉन भी आया हुआ था, तो ट्रॉन बहुत सस्ता हुआ करता था, 50 पैसे, 1 रुपए 2 रुपए का हुआ करता था। हम लोगों ने ट्रॉन भी बहुत सारे लिए, बिकॉज ट्रॉन की क्या होता है, ट्रॉन की यूटिलिटी क्या होती है, ट्रॉन की यूटिलिटी बहुत बढ़िया है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, तो मोबाइल तो आपका किसी का भी हो सकता है, एप्पल हो सकता है, सैमसंग हो सकता है, ओप्पो हो सकता है, लावा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट, रेडमी हो सकता है। लेकिन जो एक मोबाइल से दूसरी मोबाइल पे जब हम लोग कोई बात करते हैं तो जो वेव्स जाती हैं वो उसके लिए सर्टेन मोबाइल ऑपरेटर्स होते हैं। वो एयरटेल का कनेक्शन होगा आपका, या जियो का होगा, या वोडाफोन आइडिया का होगा, इस तरीके से होता है।
तो सिमिलरली अब जब मान लीजिए नंबर ऑफ कॉइन्स तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन एक कॉइन इस मान लो एक वैलेट से किसी भी कॉइन को दूसरे वैलेट में अगर भेजना है तो उसके लिए जो जिस तरीके से मोबाइल नेटवर्क है तो वहां पर जो मीडियम। नेटवर्क है वो तीन ही मीडियम जो होता है वो तीन ही चार होते हैं। जैसे ERC20 का मतलब इथेरियम। इथेरियम इसीलिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि इथेरियम के थ्रू आप इथेरियम के नेटवर्क को यूज करके आप पैसा कहीं से भी कहीं भेज सकते दे हैं। सकते हैं। ठीक है, इवन बिटकॉइन को भी अगर आपको एक वैलेट एड्रेस से दूसरे वैलेट एड्रेस में भेजना है तो आपको इन जो 4-5 जो मीडियम है इनमें यूज करना पड़ेगा। चाहे वो आप उसके थ्रू भेज सकते हो, क्या बोलते हैं, इथेरियम के थ्रू भेज सकते हो, ERC20 बोलते हैं, या आप ट्रॉन के थ्रू भेज सकते हैं, ट्रॉन TRC वो 20 बोलते हैं उसको, या ओमनी के थ्रू भेज सकते हैं, या फिर आप आजकल मैटिक पॉलीगॉन भी इसका काम करता है। तो पॉलीगॉन भी मतलब क्या है कि वो इट इज जस्ट लाइक इथेरियम लेकिन वो लेयर 2 है। तो लेयर 2 मतलब बिट ऑफ एडवांस्ड वर्जन है उसका। तो पॉलीगॉन या मैटिक के थ्रू आप उसको भेज सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही है कि जैसे जो ये क्रिप्टो करेंसी है ये तो आपके आप मान लीजिए फोन है कि सैमसंग हो गया, एप्पल हो गया, ये आपका रेडमी हो गया, लावा हो गया, जो भी हो गया, लेकिन जो मीडियम है यानी जहां से आपका जो कॉइन है वो एक से दूसरे वैलेट में अगर जा रहा है, जो ट्रांजेक्ट हो रहा है, उसके जो मीडियम वो 4 ही 5 है, वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो वो एक्चुअली वो जो मीडियम्स है वो इथेरियम सबसे ज्यादा पॉपुलर है, ओमनी पॉपुलर है, ट्रॉन पॉपुलर है, मैटिक है, आजकल 1-2 और नए आ गए। तो इस तरीके से 4-5 जो है, तो इनको आप मतलब जनरल भाषा में अगर समझना तो आप इनको मान लो कि ये आपके मोबाइल ऑपरेटर्स है। ये आपके एयरटेल जियो इस तरीके से हैं, और बाकी आपके मोबाइल्स हैं जिनके थ्रू आपका डेटा या कॉइन जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, राइट। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है। तो मैं बात कर रहा था वहां पर कि हाँ हम लोगों ने फिर इथेरियम इन सब में हम लोगों ने पैसे लगाए। इसके बाद फिर बहुत फैसिनेशन हुआ। उतने समय क्या होता था, लोग जो है वो माइनिंग फॉर्म्स लेने लग गए थे। हम लोगों ने उतना समय एक कोई मैगजीन थी वहां पे पढ़ा कि एक गुड़गांव का एक लड़का था, उसने कहीं पे रोहतक में बहुत बड़ा सा माइनिंग फॉर्म लगा रखा है और वो यार बड़े पैसे छाप रहा है, उसमें इतने बिटकॉइन बनते हैं। उसका कई जगह पे इंटरव्यू आया। तो यार हम लोगों ने देखा, हमने कहा यार ये तो यार बहुत दिक्कत है। हमने कहा यार हम लोग इतने अर्ली स्टेज में इसमें जुड़े हुए, तो हमें भी माइनिंग करना चाहिए। तो वी स्टार्टेड माइनिंग ऑफ द इथेरियम। हम लोगों ने इथेरियम की माइनिंग मशीन लगाई। तो इथेरियम की माइनिंग मशीन तो हम लोगों ने 5 मशीन खरीदी, 5-5 रिग की, और उसको जो है लगाया। अब उसमें दिक्कत कहाँ पे होती है, उसमें 2-3 दिक्कतें होती हैं। एक तो वो 24/7 चलती हैं, तो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी 24/7 होना चाहिए। बिजली का अगर वो बिल। जरा सा भी एक भी अगर झटका भी लग गया है, या मान लीजिए जरा सा भी, मान लीजिए वो थोड़ी देर के लिए लाइट गई, इलेक्ट्रिसिटी गई, तो वहां पर फिर आपको दोबारा से उसको स्टार्ट करके और इनसिंक करना पड़ेगा आपके जो मोबाइल ऐप के साथ। तो इसलिए एक तो वो प्रॉब्लम, एक तो टेक्निकल आदमी आपको रखना पड़ेगा हर समय। जैसे ही मान लीजिए कोई वोल्टेज का भी अगर फ्लक्चुएशन हुआ तब भी वो बंद हो जाती थी। रेगुलर चलती थी, 24/7 चलती थी, तो उसमें हीट बहुत निकलती थी। तो हीट के लिए आपका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 15-20 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो अपने आप मशीन बंद हो जाएगी ज्यादा हीट अप होके, क्योंकि वो लगातार चल रही है। और चूंकि जीपीयू लगे हुए हैं, जीपीयू वैसे, तो उसमें जो है आपको उसको कूलिंग का सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो खैर ये सब था, तो वी स्टार्टेड। लेकिन वो हम लोग थोड़ा किस्मत खराब थी, हम लोगों ने जब उसको स्टार्ट किया, और हमारे ख्याल से हम लोगों ने 4-5-6 इथेरियम वगैरह बनाए भी थे। लेकिन इसके बाद इन द ईयर 2017 वहां पे अरुण जेटली जी ने अपने बजट स्पीच में इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को कंप्लीटली बैन कर दिया। तो उन्होंने उसमें सारी चीजों पे बैन कर दिया कि आप ना तो इसको स्टोर करके रख सकते हैं, ना आप इस पे कोई माइनिंग कर सकते हैं, ना आप इस पे कोई ट्रेडिंग कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो आपके ऊपर एक क्रिमिनल केस फाइल हो सकता है। तो भाई हम लोग डर गए, हम लोग का यार ये तो। फिर हम लोगों ने क्या किया कि सबको डिसमेंटल करके, डिसबैंड करके, और जीपीयू अलग अलग करके बेच दिया। क्योंकि जीपीयू नॉर्मली गेमर्स खरीद लेते हैं, एनवीडिया के, एएमडी के, इन सब के आते हैं। तो हमारे, मेरा तो ऑफिस ही नेहरू प्लेस में है, तो हम लोग तो ये सब जानते ही हैं। तो फिर हम लोगों ने उसको जो है वो सेकंड हैंड मार्केट में हम लोगों ने उसको, जो गेमर्स होते थे उनको हम लोगों ने बेच दिया। तो कुल मिला के वहां पर हमारी जो स्टोरी माइनिंग वाली खत्म हो गई। इसके बाद क्या हुआ, जब 2017 में इंडिया में ये हुआ, बाकी कंट्री में भी थोड़ा तो होने लगे था, चाइना भी थोड़ा स्केप्टिकल हो गया था उसको लेकर। उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है वो कंट्रोल ही पूरी कंट्री को इकोनॉमी से करती है। और इकोनॉमी से कंट्रोल करती है यानी करेंसी को कंट्रोल करती है। और आप यहाँ पे कह रहे हो कि हम करेंसी भी कंट्रोल हो जाएगी। आप भाई क्रिप्टो करेंसी का मतलब क्या हुआ, आप ये कह रहे हो कि सब करेंसी डिसेंट्रलाइज हो जाएगी, यानी डी कंट्रोल हो जाएगी। तो डी कंट्रोल हो जाएगी तो कल को पता लगा ये अगर उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, और अगर ये डी कंट्रोल हो गया, तो कंट्री का तो कोई वही नहीं रहेगा, वो कोई कैसे चलाएगा वो।
मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए अब यहाँ से आप अगर मान लीजिए 2 लाख रुपए कभी यूएस में ट्रांसफर करते हो अपने की, तो आप बैंकिंग चैनल से करते हो, उसको मालूम रहता है कि हाँ से इसके पास 2 लाख यस रुपए है, ये वहाँ भेज रहा है, आपके ऊपर वो टैक्स लगा देता है, तो चार्जेस लगा देता है। कल को पता लगा आपने आपको 2 लाख रुपए भेजने, आपने बिटकॉइन में कैलकुलेट किया, उसके अकाउंट में डाल दिया, अब यहाँ पे घंटा उसको मालूम ही नहीं है उसको हम्म गवर्नमेंट को कि तुमने साला कौन सा ट्रांजेक्शन कर दिया, तो उसके लिए बहुत दिक्कत है। कल को इस हम्म तरीके से इसका जो है बहुत ज्यादा डार्क वेब में बहुत ज्यादा यूज हो सकता है, यस इसके बहुत ज्यादा जो है वो उसमें यूज हो सकते हैं, इलीगल एक्टिविटीज में इलीगल यूज हो एक्टिविटीज सकते हैं, लाइक जैसे टेररिज्म। हाँ जैसे राइट राइट राइट, जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि किसी ने पता लगा किसी किडनैप कर लिया और उसके बाद बोल रहा है कि भैया 2 बिटकॉइन हमारे में ट्रांसफर कर देना तभी इसको छोड़ेंगे, नहीं तो लड़का गया तुम्हारा। तो ये जो है ये सारी चीजों में ज्यादा वो हो सकता है, तो मतलब कंट्रोलिंग खत्म हो जाएगी। तो इसलिए कोई भी गवर्नमेंट है वो चीजों को डी कंट्रोल ना होने दे, इसी वजह से वो थोड़ा सा यस इसको बचती है इसको अडॉप्ट करने से। तो इसीलिए देर आर ओनली फ्यू कंट्रीज इन द इंटायर वर्ल्ड, 2-4 केवल ऐसे कंट्री हैं जो इसको इन्होंने मान्यता दे रखी है। अदरवाइज जो है अधिकतर जो कंट्रीज है वो इसको मतलब ठीक है, वहां पर वो उन्होंने ना उसको रेगुलेट किया ना उसको डीरेगुलेट किया, यानी ना उसको मान्यता दी और ना उसको डिबार किया है कि वो चलता रहता है। जैसे यूएस कनाडा वहां पर क्या है वो चलता रहता है, उन्होंने उसको फुली एक्सेप्ट भी नहीं किया लेकिन उसको फुली वो भी नहीं किया, बैन भी नहीं किया, इस तरीके से चलता रहता है। तो खैर अपने यहाँ पे क्या हुआ, सब बैन हो गया। अब बैन हो गया तो इसके बाद फिर जो है वो फार्मिंग वार्मिंग तो सब चली गई, जो पुराने हमारे कॉइन थे तो हम लोग कॉइन को बेचा नहीं, खैर तो हमारे पास जो कॉइन पड़े थे उसको हम लोगों ने बिनेंस में कई कुछ कॉइन बेस में इस तरीके से डाल के उसको छोड़ दिया कि भाई ठीक है अपना चलता रहेगा। तो 2017 18 18 19 में ऐसे ही चलता रहा। फिर इसके बाद क्रिप्टो करेंसी का बूम आया 2020 में, जब ये कोरोना काल आया। तो कोरोना काल में ऐसा हुआ, मतलब जब भी क्या होता है कि लोगों को लगता है कि बैंकिंग सिस्टम चरमरा जाएगा पूरे वर्ल्ड का, उसी समय क्या होता है लोगों को क्रिप्टो करेंसी की याद आ जाती है और भाई साहब वो उसको धड़ल्ले से खरीदना शुरू कर देते हैं। अभी आजकल देखो, आजकल जो बिटकॉइन अभी $16,000 चल रहा था अभी मुश्किल से महीने भर पहले, आज की तारीख में 28,000 क्यों ट्रेड कर रहे हैं? उसका रीजन यही है क्योंकि 3 बैंक वहां फेल हो गए, लोगों को डाउट होने, लोगों को डर है कि पता लगा कल और बैंक फेल हो गए तो क्या होगा, हमारे तो पैसे चले जाएंगे। तो दे यस स्टार्टेड ट्रेडिंग, है ना, दे स्टार्टेड कन्वर्टिंग देयर फिएट इनटू क्रिप्टो। तो उनको डर लगता है कि यार कल को ये साला फिएट हमारा काम नहीं करेगा। अच्छा फिएट में क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है उसमें। कल को पता लगा आपके पास 1 लाख रुपए रखे हैं, वो मतलब वही पुरानी वाली कहानी है कि अगर आपने 1 लाख रुपए 2010 से आज तक रखे हुए हैं और कहीं पे जमा नहीं किया उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, तो आज की तारीख में वो 1 लाख रुपए आज की तारीख में 30,000 रुपए के बराबर होंगे, क्योंकि आपका इन्फ्लेशन खत्म कर गया 70,000। तो यहाँ पे आपका कोई इन्फ्लेशन लगना नहीं है ना, यहाँ पर कोई इन्फ्लेशनरी तो प्रेशर है नहीं इस पे। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो क्रिप्टो करेंसी को थोड़ा यूनिक बनाते हैं और इसीलिए लोगों का इंटरेस्ट जो है वो क्रिप्टो करेंसी में होता है। एंड नाउ नॉट ओनली क्रिप्टो करेंसी, अभी बीच में आपने देखा होगा मेटावर्स पे बहुत सारी बातें हो रही थी। यस इनफैक्ट जो फेसबुक है इसने अपना नाम मेटा कर लिया था मेटा क्योंकि फेसबुक वाज टू मच इन्वॉल्व इन दिस मेटावर्स प्रोजेक्ट। उन्होंने $1.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था। देन नॉन फंजिबल एनएफटीज टोकन्स, एनएफटीज, metaverse, web 3.0, so these are the buzzword in the cryptocurrency market की, जहां पर कि ये सारी चीजें। अब जैसे वेब 3.0 क्या होता है, अब मैं उसका छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। सबसे पहले जब ये इंटरनेट आया तो इंटरनेट क्या करता था, मोनोलॉग हुआ करता था। मोनोलॉग का मतलब क्या हुआ, जो कंपनी या जो साइट या जो भी न्यूज चैनल है वो उसने अगर अपना वो इंटरनेट पे अपना वो बनाया, साइट बनाई, तो वो जो चाहता था वो लिख देता था, आप खाली उसको पढ़ने की राइट होता था, आपके पास ये राइट नहीं होता था उस पर कुछ कमेंट करो। आप क्या करते थे, आप खाली पढ़ लेते थे। पहले क्या होता था, पहले तो मोनोलॉग वाली साइट हुआ करती थी, साइट में कोई इन्फॉर्मेशन है या कुछ भी है, आपने पढ़ लिया, काम खत्म हो गया। आप उस पे आपको अगर सही सही लग रहा है या गलत लग रहा है उससे आपका कोई लेना देना नहीं होता, तो उनका भी नहीं होता था। जस्ट आपने लाइक इन उन्होंने पेपर इन्फॉर्मेशन आर्टिकल। दी, आप हाँ पेपर आर्टिकल, आपने रॉ इन्फॉर्मेशन है वो आपने ग्रैब कर लिया, काम खत्म हो गया। ये कॉन्सेप्ट चलता रहा। जब ये 1996-7 से जब इंटरनेट का तेजी से जब ग्रोथ हुई तो नॉर्मली 2003 4 5 तक ऐसे ही चलता रहा। धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि सोशल मीडिया आया, पहले ऑर्कुट आया, फिर ऑर्कुट फेल हुआ, फिर इसके बाद उसी के साथ फेसबुक आया, फेसबुक के साथ ट्विटर आ गया, ये सारी चीजें आई। इन्होंने क्या किया, ये हो गया वेब 2.0 का जमाना। वेब 2.0 का मतलब क्या हुआ, यानी सोशल मीडिया में क्या हुआ कि अब नाउ यू हैव बिकम कंटेंट क्रिएटर, आप कंटेंट क्रिएट करने लगे। जैसे व्हाट्सएप पे क्या होता है, व्हाट्सएप पे आप कंटेंट क्रिएट करते हो, आप खुद कंटेंट डालते हो। फेसबुक पे क्या होता है, यू हैव बिकम द कंटेंट क्रिएटर, आप कंटेंट क्रिएट करके डालते हो। पहले क्या होता था, आप कंटेंट क्रिएटर नहीं थे, आप केवल और केवल कंटेंट को खाली आप व्यू करते थे, यानी आप केवल और केवल उसको कंज्यूम करते थे। यू आर द कंज्यूमर ऑफ द कंटेंट, नथिंग एल्स।
Now you have become in Web 1.0. In Web 2.0, you have become the content creator. ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, इन सब पे क्या होता है, आप कंटेंट क्रिएट करते हो नाउ। लेकिन उसका जो कॉपीराइट किसके पास होता है, वो अभी कॉपीराइट किसके पास होता है, वो मेटा के पास होगा, वो ट्विटर जो कंपनी है उसके पास होगा, वो फेसबुक उसके गूगल के पास होगा, इन सब के पास होगा। अब वेब 3.0 क्या कहता है, वेब 3.0 कहता है कि नाउ यू आर नॉट ओनली द कंटेंट क्रिएटर बट यू कैन बी द ओनर ऑफ दैट कंटेंट। आप उस कंटेंट को ओन कर सकते हो एंड यू कैन चार्ज फॉर दैट कंटेंट। अभी तक तो आप कंटेंट के लिए चार्ज नहीं कर सकते। भाई आपको मान लो कुछ भी करना है, कुछ इधर उधर कुछ भी लिखना है, तो आप फेसबुक पे, ट्विटर पे, इन सब पे लिखते ही तो रहते हो, लेकिन आप उसके लिए कोई चार्ज थोड़ी करते हो। आप तो क्या होता है, आपने कुछ भी लिखा, लोगों ने देखा, लोगों को अच्छा लगा, उन्होंने थोड़ा लाइक्स कर दिए, तुम्हारे कमेंट कर दिए, आपको बड़ा अच्छा लगा कि हाँ ठीक है, मैंने जो लिखा वो अच्छा है। यानी कि यूट्यूब पे भी क्या होता है कि यूट्यूब तो चलो ठीक है, फिर भी आप मोनेटाइज कर देते हो अपने कंटेंट को, लेकिन फेसबुक पे आप कहाँ कोई कंटेंट थोड़ी मोनेटाइज होता है। वहां पर तो क्या है कि बस कंटेंट पे खाली तालियां मिलती हैं आपको, क्या भाई बहुत अच्छा कंटेंट था, आपने डाल दिया, आपके फॉलोअर्स बढ़ गए, ये बढ़ गए, तो आपकी थोड़ी सी पॉपुलैरिटी बढ़ गई, यही तो होता है, राइट। तो यू कैन नॉट मोनेटाइज दैट कंटेंट। अभी क्या है, वेब 3.0 में क्या होता है, वेब 3.0 में यू कैन मोनेटाइज द कंटेंट, राइट। अभी आप केवल ओनर नहीं हो आप कंटेंट के, आप उसको मोनेटाइज कर, मतलब खाली और खाली आप कंटेंट क्रिएटर नहीं हो, यू नाउ यू हैव बिकम द ओनर ऑफ द कंटेंट। तो आपके पास जो आपने कंटेंट लिखा है उसको कॉपीराइट आपके पास है, और उसको अगर आप अच्छा कंटेंट है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, लोग अगर उसको अच्छा लग रहा है, आपने मान लीजिए कोई फेसबुक पे वीडियो डाली या कोई रील डाली, और वो रील मान लीजिए लोगों को अच्छी लगी, बहुत अच्छा लग रहा है, तो बिकॉज यू आर द ओनर ऑफ दैट कंटेंट, तो यू कैन चार्ज फॉर दैट कंटेंट, यानी आप जो उस कंटेंट को मोनेटाइज कर सकते हो, राइट। सो दैट इज द वेब 3.0, राइट। तो इसी तरीके से तो एनएफटी, वेब 3.0, देन मेटावर्स, तो ये सारे के सारे जो है ये इसके बाई प्रोडक्ट हैं, बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के और क्रिप्टो करेंसी के, राइट। तो so that was my entire journey. तो अभी भी I am very much deeply involved with trading and investment into this cryptocurrency. तो हम लोग रेगुलर इन टच रहते हैं, न्यूज पढ़ते हैं, बहुत सारी आज की तारीख में तो बहुत कंटेंट आ गया, बहुत सारी साइट्स हैं जहां पर कि आप जो है मटेरियल कंज्यूम कर सकते हैं। क्रिप्टो वर्ल्ड में कहाँ पे क्या क्या हो रहा है, कौन सा नया क्वाइन आ रहा है, कौन से क्वाइन की यूटिलिटी क्या है, उसके फाउंडर क्या करते हैं, उसके पहले उन्होंने क्या किया हुआ है, ये सारी चीजें जो है आप इजिली आज की तारीख में आप वहां से ले सकते हैं, राइट। तो इन सबसे हम लोग अभी इन टच रहते हो। तो अभी मतलब आई एम ऑल्सो करीबन 40% हमारा जो पर्सनल पोर्टफोलियो है दैट इज इन्वेस्टेड इनटू दिस क्रिप्टो करेंसी, तो हम लोग उसको अभी इन्वेस्ट करते हैं। तो so that is my entire journey of from since 2016 till the end and till this time in this particular space. मतलब शुरुआत क्या था, आपने कन्याकुमारी से धीरे धीरे पहुंच गए कश्मीर। हाँ आप कह सकते हो, यू मे से दैट कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था बिल्कुल एमएलएम से, और एमएलएम से स्टार्ट करते करते देन ग्रेजुअली फाइनली यू बिकम द ओनर। हाँ so that is so that is the technology यार, that is the technology because यही टेक्नोलॉजी है। ग्रेट, वंडरफुल सर, बहुत ही मजा। और आप बहुत ही यार ऐसे बहुत सारे चीजें जिनके बारे में मुझे नहीं पता था और आपने मुझे रियली बता दिया। आई होप हमारे व्यूअर्स को भी बहुत मजा आया होगा सुनने में। बट यस, चलिए सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि मैंने अपने क्वेश्चंस के बीच में कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस रखे हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स है, जो मैं अब पूछने जा रहा हूँ, क्योंकि आपने बहुत अच्छे समझा। अब थोड़ा मूड फ्रेश करते हैं, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर आपको कहा जाए आज के बाद अगले पूरे जीवन तक, जब तक आप है इस धरती पे, अगर एक ही खाना खाना है तो क्या खाओगे? एक ही तरीके का खाना खाना है और ऑन अ रेगुलर बेसिस। बोर हो जाओगे यार तुम एक ही तरीके का खाना खा खा के तो। बताओ बताओ। दलाई लामा तो नहीं, एक ही तरीके का खाना खाते रहोगे या साधु संत हो, ये पता लगा वो कंदमूल फल खा रहे हो आप। बड़ा डिफिकल्ट सवाल है यार ये। दारू पीने का बताते तो फिर बताते यार बियर पीते खाली, क्योंकि हमारा स्पेशलाइजेशन है बियर पीने में, बाकी इसका तो आइडिया नहीं यार। अच्छा चलो क्वेश्चन तो खाली एक ही कंजम्पशन है। हाँ क्वेश्चन चेंज करो यार थोड़ा। ठीक है। वो एक चीज जो आपके बारे में आपको पता और आज तक अभी तक आपने आपके दोस्तों को भी नहीं पता। हाँ वो यार बहुत सारी चीजें अब तुम्हारे पब्लिक फोरम में थोड़ी बता देंगे।
बहुत सारी चीजें तो मुझे ही पता है। वो दूसरे, जब अपने दोस्तों को नहीं बताया तो यार पब्लिक फोरम पे बता देंगे, पता लगा। अरे लिया ठीक है, भैया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा मारा चलो था, कल को अगर घर पे बवाल हो जाए। यार कोई भी नहीं क्वेश्चन बताता। चेंज, क्वेश्चन चेंज हाँ ये करो। भी चेंज, फ्लिप द चलो क्वेश्चन, फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन, चलो। अमित सर, हमारे सूत्रों ने ये बताया कि कोविड के समय आपने बर्तन बहुत मांजे हैं, क्या ये सच है? हाँ ये बात तो सही है, सब नहीं माने, हमने क्या माने? हाँ बिल्कुल सच है, हमने नहीं माने, हमने नहीं माने, सब नहीं माने भाई। ये तो क्या है कि मैं तो बता देता हूँ अपने दोस्तों को, बहुत सारे बताते ही नहीं है। तो ये जो दो तीन जो विधा है, इसमें बहुत सारे लोग पारंगत हुए, जैसे खाना बनाने की विधा, जिनके बच्चे छोटे थे तो बच्चे खिलाने की विधा, वो जो क्या नाम है, वो होता है ना, क्या नाम है, नैपकिन वगैरह चेंज करने की विधा, ये सब बहुत टैलेंट लोगों के अंदर आया जब ये 2 साल जो कोविड में रहे ना घर में लोग, खाना बनाना, ये क्या नाम है, बच्चों की नैपकिन चेंज करना, बर्तन मांजना, ये सारे जो है बहुत सारे काम बहुत सारे लोगों ने नए नए सीखे हैं। तो ये हम्म, काफी लोग तुम्हें बताएंगे और काफी लोग तुम्हें नहीं भी बताएंगे, लेकिन एक्चुअल में सबके साथ यही स्टोरी है। आखिर दिन भर बैठ के करोगे, अब आपकी वाइफ तो परेशान हो जाएगी शक्ल देख देख के, उनका चलो अच्छा बैठे हो, साला कुछ बर्तन मांजो, कुछ सब्जी काटो, खाना बनाओ, कुछ नई कुछ जो अपनी विधा है उसको आगे बढ़ाओ। नहीं, वेरी गुड। नहीं मैंने मतलब बहुत ये मांजे, सच है, बिल्कुल मतलब सही दिस बात इज है। ट्रू कि आपने धोए हैं। हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं एक्सपर्टाइज है मेरी, एक्सपर्टाइज, हम तो बिल्कुल आधे घंटे में बिल्कुल सारा सिंक के सारे बर्तन खत्म कर देते हैं, जबरदस्त एक्सपर्टाइज। उसमें तो एक्सपर्टाइज आ गई अब तो, बिल्कुल। जैसे चलो ही मैं सिंह के बढ़िया। पास पहुंचता हूँ ना, तो अंदर से, जैसे सिंह के पास पहुंचता हूँ ना, अंदर से आवाज आने लगती कि मांजना है मांजना है, इस तरीके का बिल्कुल वो हो गया है। हम्म, चलो बहुत बढ़िया है। चलो बहुत ही अच्छा, चलिए सर अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर आपने इतने अच्छे से हमें समझाया कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, इसका जन्म कहाँ से हुआ, किसने बनाया, यू हैव गिवन अ थ्रू आउट द स्टोरी। एक इंपॉर्टेंट सवाल कि आपने जैसा कहा कि आपका 40% पोर्टफोलियो क्रिप्टो करेंसी पे यू हैव इन्वेस्टेड, तो मुझे जानना है कि आप कौन सा एक्सचेंज यूज करते हो उसके लिए। उसके लिए यार, पहले मैं वजीरेक्स करता था इंडिया में, बाहर में बाइनेंस करता हूँ। तो बाइनेंस इज द वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सचेंज, और सबसे अच्छा बैलेंस है उसका। बैलेंस में क्या है कि बैलेंस इज जस्ट लाइक जीरोधा फॉर क्रिप्टो, ऐसे मान लो उसको। बैलेंस इज लाइक जीरोधा फॉर क्रिप्टो, उसमें सब कुछ है, उसमें आपका फ्यूचर है, उसमें ऑप्शन है, उसमें आपका जो भी रियल टाइम बेसिस पे ट्रेड होता है, उसमें कोई भी कभी भी उसमें कोई भी ट्रेड आपको लैगिंग नहीं दिखाई पड़ेगा, कि पता लगा दुनिया भर के एक्सचेंज में मान लीजिए बिटकॉइन $28,500 दिखा रहा है और वहां पर वो 27,200 दिखाने लगे या 28,250 दिखाने लगे, ऐसा नहीं होता है। तो इट्स ए रियल टाइम बेसिस, इट्स मतलब यू कैन से इट्स ए जीरोधा फॉर क्रिप्टो, ओके, जहां पर कि कोई फाइनेंस। कोई पे, हाँ बाइनेंस, कोई पे इन पे आउट का प्रॉब्लम नहीं है, कोई किसी तरीके का कोई हैंकी पैंकी नहीं है, सारे आपके फेयर ट्रेड होते हैं, बहुत सारा मार्जिन देते हैं, उन्होंने 100x तक मार्जिन देते हैं। अगर आपके पास $100 है तो उसका आप 100x मार्जिन आप ले सकते हैं किसी किसी कॉइन में, बिटकॉइन में, या उसमें कई कई में 20x देते हैं, 20x 60x 40x, इस तरीके से मार्जिन काफी देते हैं। उनका जो ये सिस्टम है, मतलब टेक्नोलॉजी वाइज दे आर वेरी साउंड, टेक्नोलॉजी वाइज दे आर वेरी वेरी साउंड। हमारे ख्याल से आज की तारीख में 37-38% का मार्केट शेयर होगा। सेकंड नंबर पे कॉइन बेस आता है, बट फर्स्ट नंबर पे बाइनेंस आता है। एंड बाइनेंस इज ए आई मीन वेरी फेमस एक्सचेंज, और सर मुझे अभी लगता है कि आपका पैसा जो सेफ है। नहीं, लेकिन सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, बट अभी कुछ महीने पहले एक अच्छी खासी एक्सचेंज हाँ जिनका वो, बंटाधार हो गया हाँ था। FTX, हाँ यस। FTX की बात कर रहे हो आप। हाँ राइट। यार प्रॉब्लम यही है, देखो क्या होता है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म, अगर आपको होल्ड करना है, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे वो इथेरियम हो, या कोई बड़े अच्छे कॉइन हो, तो उनको आप लेजर में डालो, जो कोल्ड वैलेट होते हैं ना, हार्ड वैलेट, आप उसमें डालो। आप उसको एक्सचेंज में रखो ही नहीं, क्योंकि जब भी वो इंटरनेट से लिंक रहेगा तो हम्म, उसमें कभी भी हैकिंग का प्रॉब्लम आ सकता है। यानी कि किसी भी एक्सचेंज में हो, अगर एक्सचेंज हैक हो गया और उसमें आपके कॉइन पड़े हुए हैं, तो उसके हैक की जो समस्या है वो हमेशा रहेगी। उसके लिए बेस्ट होता है, आपने मान लीजिए 2 बिटकॉइन खरीदे, उसको अगर आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, तो उसके लिए बेटर है कि आप उसको हार्ड वैलेट में डाल दो।
जो कोड वैलेट होते हैं, यानी कि जो इंटरनेट से लिंक नहीं होते हैं, जिनमें कि क्या होता है वो पेन ड्राइव की तरह होते हैं, आपका चला जाता है तो उसमें पासवर्ड वगैरह होता है, वो आप डाल लेते हो और आप अपने पास रखते हो। जब भी आप उसको कनेक्ट कर देते हो उसके साथ, इंटरनेट के साथ, तब वो उसमें आता है, उसमें आप अपना पासवर्ड डालते हो और वो आ जाता है। तो अगर आपको बहुत लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, 2 साल, 5 साल, 8 साल, इन सब के लिए रखना है, और आपको कोई भी उसमें ट्रेडिंग इस तरीके की एक्टिविटीज नहीं करनी है, तो मेरी जो राय है वो ये होता है कि आप उसको कोल्ड वैलेट में डालो, यानी हार्ड वैलेट में डालो। आप उसको कभी भी ये सॉफ्ट वैलेट में डालो ही नहीं, बिकॉज दीज आर द सॉफ्ट वैलेट। ये कभी भी हैक हो सकता है, कोई भी, देखिए क्या है, किसी भी एक्सचेंज में कोई भी टेक्नोलॉजी, जो सिक्योरिटी की जो टेक्नोलॉजी है, कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, वो कभी भी हैक हो सकती है, क्योंकि हैकर्स आर देयर, और वो बहुत वो होते हैं। आप ये देखो कितने बड़े बड़े एक्सचेंज जिन्होंने मल्टी-मिलियन डॉलर्स केवल और केवल जो क्रिप्टोस के सिक्योरिटी के लिए पैसे लगाए थे, उनकी कोडिंग के लिए और इस सारी के लिए, उनके भी पता लगा वो एक्सचेंज हैक हो गए। तो इसलिए उसके लिए बेटर ये होता है कि आप जो है उसको कोल्ड वैलेट में डालो, पहला तो ये। दूसरा, जो एक्सचेंज जो अभी बैंकरप्ट हुए, जैसे एफटीएक्स हुआ, या अभी और भी जो एक दो प्रीवियसली हो चुके हैं, उनकी कुछ अपनी भी प्रॉब्लम्स रहती हैं। अब जैसे एफटीएक्स के प्रॉब्लम क्या हुआ था कि जो उनका जो वो था, एफटीएम था, जो उनका जो कॉइन था, वही सारा एक्सप्लोड हो गया, वो खत्म ही हो गया एक तरीके से, राइट। तो उनकी एक अपनी एक डिफरेंट स्टोरी थी, राइट। तो क्योंकि है क्या, एक्सचेंज जैसे इंडिया में क्या होता है, इंडिया में पहले, अभी तो सिस्टम चेंज हो गया, अभी तो क्या होता है कि पूल वाला तो अकाउंट खत्म हो गया ना। पहले तो क्या होता था, जो फुल सर्विस ब्रोकर होते थे वो पूल अकाउंट में रख लेते थे, राइट। जैसे कार्वी है, पहले रख लेते थे। अभी जैसे कार्वी का फियस्को को क्या हुआ था, उसमें यही तो हुआ था, पूल में मान लीजिए उन्होंने रखा, उस पूल के बेसिस पे उन्होंने कोई मॉर्गेज करके वो ले लिया, ट्रेड ले लिया। लोन ले लिया, हाँ, और उसके बाद उस पर ट्रेडिंग कर लिया, ट्रेडिंग में नुकसान हो गया, तो पता लगा ये जो मॉर्गेज था वो तो चल ही जाएगा। सिमिलर केस यहाँ पर भी होता है कि जैसे मान लीजिए आप लोगों ने कॉइन रखे, अब उसके पास मान लीजिए कॉइन की मान लीजिए टोटल कितनी है, 1500 करोड़ की, और उसको मान लो खुद भी ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि जो आदमी इस फील्ड में रहता है उसको ट्रेडिंग करने का चस्का लग जाता है, उसको ट्रेडिंग करनी है। उसने क्या किया, आउट ऑफ दिस 1500 करोड़ उसने मान लीजिए 700 करोड़ का उसने मॉर्गेज करके, और इसके बाद उस पर जो है पोजीशन लेके और ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी। कल को पता लगा 700 करोड़ रुपए सवा हो गए, तो गए तो पूल सही ना, तो उसमें से जो आउट ऑफ 15 करोड़ जो 700 करोड़ गया, वो किसी न किसी का तो गया ना। तो इसीलिए सॉफ्ट वैलेट में, हाँ, तो इसीलिए बैलेंस में, इसीलिए कहता हूँ कि बैलेंस में ये चीजें अभी तक नहीं हुई हैं। एंड बैलेंस पुराना एक्सचेंज है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नया एक्सचेंज है, 2015-16 से, हमारे ख्याल से 16-17 से वो वर्क कर रहा है, और अब कभी कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। तो और अदरवाइज अगर आपको कोई ट्रेडिंग नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना है, लॉन्ग टर्म आपको एचओडीएल करना है। एचओडीएल मीन्स होल्ड ऑन फॉर डियर लाइफ। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट लैंग्वेज यूज करते हैं क्रिप्टो में, तो वहां पे होल्ड करते हैं और यहाँ पे एचओडीएल बोलते हैं। तो यहाँ पर होता है होल्ड ऑन फॉर डियर लाइफ। तो इफ यू वांट टू होल्ड ऑन फॉर डियर लाइफ, तो उसके लिए बेटर ये रहता है आप उसको कोल्ड एक्सचेंज में, कोल्ड वैलेट में डालो, या हार्ड वैलेट में डालो, राइट। तो दैट्स माय सॉल्यूशन। वेल सेड, वेल सेड। मतलब कि आपकी जो भी 40% इन्वेस्टमेंट है वो भी हार्ड वॉलेट में, राइट? राइट। और आप पूरा ट्रेड नहीं 40% करते नहीं, उस पे? नहीं बिल्कुल ट्रेड करता हूँ मैं, वही कह रहा हूँ, 40% नहीं, 20% मेरा हार्ड वैलेट में, 20% जो हमें ट्रेडिंग करना होता है उसकी हमें लीवरेज लेना पड़ता है, तो उस वजह से हमने उसको सॉफ्ट वैलेट में डाल रखा है, बाइनेंस में तो डाल अभी रिसेंटली कोई इन्वेस्टमेंट किया था? क्योंकि जहां तक देखा जाए, जब से एफटीएक्स का भी जो आया था, तो हालांकि 60,000 से अच्छा खासा नीचे आ गया, 16,000 तक आ गया था। तो कोई रिसेंट बिल्कुल ठीक है। इन्वेस्टमेंट आपने किया हो किसी भी कॉइन में? आ, काफी कॉइन में किया है। अभी एक्चुअली क्या है, जब से चैट जीपीटी आया है, तब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो कॉइन्स हैं वो बहुत पॉपुलर हो गए हैं। देयर आर मेनी सर एक सेकंड, कॉइन्स एक सेकंड, जो, एक सेकंड। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये सर का पर्सनल ओपिनियन है। सर बस डिस्कशन चल रहा है कि उन्होंने बिल्कुल ठीक कहाँ है, यस इन्वेस्टमेंट यस किया यस है। यस यस यस, प्लीज इट इज आप ओनली फॉर लोग एजुकेशनल। एजुकेशन पर्पस पे ले। यस किसी को यस भी ये यस नहीं यस, बोला जा रहा है या कि आप दैट्स, ये या सुन के आप बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट करें। राइट प्योरली राइट फॉर राइट एजुकेशन राइट, पर्पस। ठीक है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हाँ चलिए बिल्कुल ठीक प्लीज है। सर। दिस इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज। यहाँ पे कहीं कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कहीं कोई वो नहीं है। इनफैक्ट कई बार मैंने भी थरोली उसको रिसर्च नहीं किया हुआ है, इट वाज माय लाइकिंग, मुझे समझ में आया तो मैंने उसको डाल दिया, तो वो अलग बात है। तो यस। अभी मैं ये कह रहा था, इनफैक्ट मैं बहुत ज्यादा नाम भी नहीं लूंगा कॉइन का, सो दैट कि लोग उससे बहुत यस। ज्यादा इंस्पायर ना हो, वो अपना खुद थोड़ा सा R&D करें। तो मैं कह रहा था कि बहुत सारे ऐसे कॉइन है जो भी AI बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। तो जब से चैट जीपीटी की पॉपुलरिटी बढ़ी है, तब से बहुत सारे जो AI बेस्ड कॉइन है वो बहुत पॉपुलर हो गए हैं।
तो उसमें कुछ एक में मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। बिटकॉइन इज बिकॉज बिटकॉइन का जो डोमिनेंस है वो बहुत है, मतलब आज की तारीख में अगर आप बोलो तो 1.19 ट्रिलियन डॉलर का टोटल मार्केट कैप है, टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप है 1.19 ट्रिलियन डॉलर का, आउट ऑफ विच 45% जो डोमिनेशन है वो बिटकॉइन का है, 45% इज डोमिनेंस इज ऑफ द बिटकॉइन, एंड 19% जो डोमिनेंस है वो हमारा लगभग इसका होता है इथेरियम का होता है। तो मोटा मोटा आप मान के चलो कि 65% जो है वो हमारा केवल और केवल इथेरियम और बिटकॉइन में ही पूरा का पूरा मार्केट सिमटा हुआ है। जो भी एडा हो गया, जो भी दूसरे कॉइन हो गए, वीटी हो गया, वी चैन हो गया, एलटीसी हो गया, जो भी मतलब जो दूसरे एवेक्स हो गया, एवलांचो हो गया, बहुत सारे जो दूसरे डिफरेंट कॉइन्स हैं, ये सारे के सारे इस रेस्ट 35% में आते हैं, राइट। तो इन दोनों का डोमिनेंस हमेशा रहेगा। तो इसलिए जब भी आप, अगर आप न्यू कमर हो इस मार्केट में, अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल नया नया एंट्री कर रहे हो, तो आई थिंक गो विद 2 or 3 गुड कॉइन्स, लाइक यू कैन गो विद बिटकॉइन, बिकॉज बिटकॉइन तो सुप्रीम है, जो मतलब बिकॉज पूरी की पूरी क्रिप्टो करेंसी का इवोल्यूशन ही उसी कॉइन से हुआ है, तो इसलिए वो कॉइन कभी भी कहीं नहीं जा रहा है, राइट। इवन इफ उसकी यूजिबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं रह गई है, अभी वो क्या होता है, वो कलेक्टिव कॉइन हो गया है, मतलब अभी कलेक्टिबल आइटम है वो, क्योंकि उसपे, क्योंकि अगर आप एक बिटकॉइन अपने वैलेट से हमारे वैलेट में डालोगे ना, तो एक तो उसमें खर्चा बहुत ज्यादा आता है, वो आपके पास हो सकता है 0.09 पहुंचेगा जाके, खर्चा ज्यादा आता है। दूसरा, वो आज नहीं पहुंचेगा, वो हो सकता है 24 घंटे बाद पहुंचे, हो सकता है 48 घंटे बाद पहुंचे, क्योंकि वो कभी भी उसको ट्रांजेक्शन कॉस्ट, क्योंकि होता क्या है, बिटकॉइन में 2 चीजें होती हैं, मतलब जो किसी भी क्रिप्टो करेंसी में 2 चीजें होती है। एक होती है कि कितनी स्पीड से वो हमारे वैलेट से तुम्हारे वैलेट में जा रहा है, यानी कि स्पीड ऑफ ट्रांजेक्शन, और दूसरा कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, राइट। ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितनी लगती है और स्पीड ऑफ ट्रांजेक्शन कितना लगता है। जैसे अभी तुमने देखा होगा इथेरियम ईटीएस 2.0 चल रहा था, तो ईटीएस जो 2.0 चल रहा था वो इसलिए चल रहा था क्योंकि जब विटालिक बुटेरिन ने 2013 में जब इथेरियम बनाया था, तो उतने समय ट्रांजेक्शन कम होते थे, तो कम होते थे तो उतने समय कॉस्ट आपको कम लगती थी, क्योंकि कॉस्ट तो इथेरियम में ही कटेगी ना। अब इथेरियम ही 1200 रुपए का है, तो उतने समय तो पता लगा 0.01 भी हो गया, या मान लो वो क्या नाम है 0.1 भी हो गया, तो 120 रुपए लगे, तो आपको लगता है ठीक है 120 रुपए लगे, हमारा वो चला गया। अभी क्या होता है, इथेरियम का रेट है 1,45,000 रुपए, अब वहां पे तो पता लगा वो 0.1 गया, तो आपको पता लगा चला गया 14,500 रुपए, तो वो तो परिशुल नहीं है। 0.01 भी गया, तब भी आप कहोगे 1450 रुपए हमारे तो लग गए एक ट्रांजेक्शन में। तो अब क्या हुआ है कि वहां पे जो स्पीड ऑफ ट्रांजेक्शन थी वो कम हो गई, क्योंकि नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ गए, साथ में कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन आपकी हाई हो गई। तो इसीलिए अभी विटालिक बुटेरिन ने ईटीएस 2.0 किया था, जिसमें कि उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को उसको अपग्रेड किया था, जिसमें कि कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन उसकी ड्रास्टिकली कम होगी और स्पीड ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा हो जाएगा। जैसे आज की तारीख में लोग जो ट्रांजेक्ट करते हैं वो टीआरसी के थ्रू करते हैं, ट्रॉन के थ्रू, क्योंकि ट्रॉन में आपकी जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन वो बहुत कम लगती है। 5 ट्रॉन लगते हैं, 5 या 2 या 1 ऐसे ट्रॉन लगता है। अब एक ट्रॉन कितने का चल रहा होगा, 5-7 रुपए का चल रहा होगा, तो मान लीजिए एक ट्रॉन लगा तो 5 रुपए में हो गया, 5 भी ट्रॉन लगे तो 25 रुपए में आपका ट्रांजेक्शन हो गया, यही हुआ ना, राइट। सिमिलरली वो पॉलीगॉन मैटिक के थ्रू करते हैं। अब मैटिक अभी तो कितना चल रहा है, मैटिक में 100 रुपए के आसपास होगा, 90-95 ऐसे चल रहा होगा, तो 90-95 चल रहा होगा। मान लीजिए वो एक मैटिक जो लेगा तो 90-95 एक मैटिक लेता है ना, 0.1 लेता है शायद, तो 0.1 लेता है तो 9-9.5 रुपए पे आपने ट्रांजेक्शन कर लिया, राइट। तो देखो 2 चीजें होती हैं, एक तो कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, दूसरा स्पीड ऑफ ट्रांजेक्शन। जी आपको स्पीड ऑफ ट्रांजेक्शन कम करना है और कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, स्पीड ऑफ ट्रांजेक्शन आपको फास्ट करना है, कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन आपको कम करना है। ये हर कोई जो होता है, हाँ, तो इस तरीके से चलता है। तो देर आर मेनी न्यू कॉइन्स एक्चुअली विच आई हैव एडेड इन माय पोर्टफोलियो। तो वो हमारे ख्याल से अभी हम लोगों का 4-5 सीरीज का ये इंटरव्यू होगा, तो ग्रेजुअली मैं थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस भी करूंगा और ये भी बताऊंगा कि कौन सी एनालिसिस मैंने किया था, किस फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू, क्योंकि जो ट्रेडिंग होती है वो टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू मैं करता हूँ, और जो लॉन्ग टर्म में रखना होता है वो मैं फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू करता हूँ। तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हम लोग जो है किस कौन सा फंडामेंटल एनालिसिस में क्या क्या यूज करते हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स यूज करते हैं, जिसको एनालाइज करने के बाद हम लोग किसी पर्टिकुलर कॉइन में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो वो हम लोग एक ग्रेजुअली जब हम लोग का सेशन आगे बढ़ेगा तो वी विल डिस्कस विद इंटायर ऑल दोज पैरामीटर्स कि हम लोग किस किस पैरामीटर्स को देख के उन पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, और पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद फिर हम लोग जो उसको कितना टाइम तक होल्ड करते हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एआई बेस्ड कॉइन हो गए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट बेस्ड कॉइन हो गया, इस तरीके से। अभी तो मेटावर्स तो थोड़ा कम हो गया है, अदरवाइज मेटावर्स से बेस्ड जो कॉइन थे वो भी एक टाइम पे खूब चल रहे थे। जो एनएफटी बेस्ड जो कॉइन थे उनका भी एक टाइम पे बहुत तेजी से ग्रो किया था। तो ये इस तरीके से हम लोग का प्रोसेस रहता है। वेल सेड, वेल सेड। नहीं सर, अमित सर, आई थिंक अभी तक YouTube में इतने थोरोली से किसी ने भी क्रिप्टो करेंसी, हाउ इट वर्क्स, बिटकॉइन क्या है, ब्लॉकचेन क्या है,
किसी ने भी नहीं समझाया, एंड आई एम लविंग इट, एंड आई होप हमारे दर्शकों को भी जरूर पसंद आ रहा होगा। डेफिनेटली सर, आपने बहुत समय आज दे दिया, तो सिलसिला को यही खत्म करते हैं। डेफिनेटली अगली बार बिल्कुल मिलेंगे, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे वीडियो को, और इसमें हम ऐड ऑन करेंगे वैल्यूज। सो इट्स बीन लवली टॉकिंग टू यू सर, बिल्कुल बहुत ठीक ही है मजा आया मुकेश। आपके साथ। थैंक और यू अगली सो बार मच, मैं थैंक और यू भी सो मच चटपटे क्वेश्चंस मुकेश। लेके आऊंगा, अगली बार फ्लिप करने का मौका नहीं दूंगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। या ओके, ओके, थैंक बाय यू। बाय सर, टेक केयर। बाय 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 बाय।